हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ, एक न्यू एफएफ है। ये ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं होगी। ये जो माई शिमलेस पोस्ट था उसी की तरह एक शॉर्ट स्टोरी होगी जो कितने चैप्टर्स की होगी मुझे भी नहीं पता। आई थिंक 5 चैप्टर की हो या 6 चैप्टर की हो, नहीं 5 या 6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने लाइक्स एंड कमेंट्स करते हो। ओके, अगर इस एफएफ पर मुझे 1 के लाइक्स मिले तो इस एफएफ को मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग जितना आप कहेंगी उतना ही लॉन्ग कर दूंगी। ओके, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, आई मीन पार्ट को शुरू करते हैं। तो फैन फिक्शन का नाम है आई लव माई ब्रदर इन लॉ। और सबसे पहले मैं आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे मेरी स्टोरी को लेकर, तो मैं बता देती हूँ कि मुझे एक कमेंट आया था, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने कहा था अपनी स्टोरीज़ में कि मैं कभी भी वांगशन को जो है किसी और के साथ एज अ कपल नहीं दिखाऊंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ना ही तो मैं वांगशन को कभी और के साथ इंटीमेसी दिखाऊंगी। एंड मुझे ऐसी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं है जिसके अंदर वांगजी को शेयर किया जाए या वीजिंग को शेयर किया जाए। ये बिल्कुल फिक्स है। आप लोगों को शायद आई थिंक मेरी स्टोरी के अंदर आज तक ऐसा नहीं दिखा होगा। जहाँ तक मैंने लिखी है स्टोरी, मैंने कभी ऐसा शेयर नहीं किया। और अगर किसी और की स्टोरी मैं लेती हूँ दैन उनमें लिखा हुआ होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी बार स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं एंड देन कुछ चीज़ें हो जाती हैं उनमें ऐसी जो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो नहीं लिखी, देन उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। और आप लोग ही मेरी स्टोरीज़ को इतना प्यार देते कि मुझे दूसरों की स्टोरी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैं वांगजी को जो है आई मीन वी जिंग को लान सेचन के साथ दिखाऊंगी हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन। तो इट्स टोटली आई डिसएग्री विद। एंड देन मेरे फैंस इतने टाइम से हो, आप लोग मुझे 1.5 साल के आसपास हो गया है यूट्यूब पे फैन फिक्शन शेयर करते टाइम, तो इतना तो आप लोग मुझे जान ही चुके होंगे कि मैं ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। तो आप लोगों ने कैसे सोच लिया? और आई नो कि आजकल व्हाट्स आई मीन जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर बहुत सारी फ़ैन फिक्शन शेयर हो रही होंगी जिनमें पता नहीं क्या ही क्या स्टोरी एक्सप्लेन हो रहेगी। मैं बोलूँगी नहीं कौन क्या शेयर कर रहा है, मैं नहीं बोलने वाली, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बोला दैन पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि मेरी स्टोरीज़ उन लोगों की स्टोरीज से डिफरेंट होती है। मैं किसी की थॉट्स को या किसी की राइटिंग को जज नहीं कर रही हूँ, बस ये मेरा थॉट ऑफ माइंड है कि मैं वैसी स्टोरी शेयर नहीं करती हूँ। एंड देन आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं वो स्टोरीज़, देन अपन उनके दिमाग में यही बैठ गया है कि इस नाम देकर आई लव माई ब्रदर इन लॉ, देन आप लोग सोच रहे हो कि वीजिंग का सिचन के साथ रिलेशन होगा, वांगजी का भी होगा वीजिंग के साथ। देन ये मैं नहीं शेयर करने वाली, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बोला है, ये मेरी स्टोरीज़ के अंदर टोटली नहीं होगा। ओके, एंड बहुत सारे लोग मुझे आई थिंक मेरे पिछले वाले फ़ैन फिक्शन में मुझे कमेंट आया था कि वो लोग मेरी फ़ैन फिक्शन को पसंद नहीं करते हैं, कुछ जिनके अंदर मैं दिखाती हूँ कि वांगजी एंड वीजिंग के बीच में कोई तीसरा आता है, आई मीन आ जाता है कोई सेकंड पर्सन। तो मुझे ये बताइए मैंने कहाँ कब कुछ गलत दिखाया उस पर्सन के साथ? आप लोग मुझे बता दीजिए। ओके, सिंपली मुझे कोई फ़ैन फिक्शन बताइए जिसके अंदर मैंने दिखाया हो। ओके, और देखिए अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करूँगी फ़ैन फिक्शन में तो मुझे ये बताइए स्टोरीज़ का मतलब क्या है? हाँ, स्टोरीज़ का मतलब यही है कि तीसरा आए तो भी रिलेशन ख़राब ना हो, एंड देन समझ आए लोगों को कि किसी और के हमारे रिश्ते में आने की वजह से हम हमारा रिश्ता ख़राब न करें, बात करें, समझें एक दूसरे को। एंड अगर यही चीज़ मैं शेयर नहीं करूँगी तो मतलब क्या फ़ायदा यार? मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर फ़ैन फिक्शन ख़त्म कर सकती हूँ, पता है आप लोगों को। एंड हम लोग जिस अकॉर्डिंग स्टोरी लिखते हैं प्लीज़ उससे समझा करें। एंड ये सब चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं है मुझे बोल के, क्योंकि यार मैं मुझे बताओ तो मैं स्टोरी क्यों शेयर करती हूँ? हाँ, अगर पसंद नहीं है कोई चीज़ तो आप जा सकते हो। मतलब मैं तीसरे को लेकर आती हूँ अपने स्टोरीज़ के अंदर, हाँ मैं करती हूँ। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। आई थिंक मैंने आप लोगों की पूरी 4 मिनट वेस्ट कर दिए इन चीज़ों के अंदर, तो आई एम रियली रियली सॉरी। चलो फैन फिक्शन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखा एक बॉय को, आई एम एक बॉय को जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। वो एक रूम में सोया हुआ था। रूम काफ़ी अच्छा था, ऐसा बोल सकते हैं लग्जूरियस था रूम। ऐसा नहीं था कि मतलब एकदम घटिया टाइप का रूम था, रूम काफ़ी अच्छा था। तभी जो उसके साइड टेबल पर अलार्म का लॉक रखी हुई थी वो बजना शुरू हो जाती है। एंड ये देखते ही जो सोया हुआ बेड पर पर्सन था वो मुंह बनाता है और बोलता, हाँ ये क्या है, इतनी जल्दी अलार्म कैसे बज गई, अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। एंड हम साइड में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पेपर्स थे, फाइल्स थी एंड बुक रखी हुई थी वहाँ पर। इसके बाद फिर वो पर्सन कैसे भी करके उठता है, उठकर देखता है तो उसके चारों तरफ फाइल्स थी, बहुत सारे पेजेस थे। इन्हें देखने के बाद वो उठता है और बोलता है, चलो वी उठ जा, शुरू हो जा। एंड ये हमारा वीजिंग है। इसके बाद वीजिंग उठता है, अपनी सारी फाइल वगैरह को अच्छे से एडजस्ट करता है। उसके बाद वो सीधा जाता है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाने के बाद अच्छे से वो अपनी फेस को देखता है और फिर बाथरूम में जो शावर था उसे ऑन करता है और बाथ लेता है।
और थोड़ी ही देर के अंदर वो बात लेकर बाहर आता है। देन जाता है, वार्डरोब को ओपन करता है, उसमें से अपने टॉवल को नीचे गिराता है और फिर उसके बाद वो अपनी क्लॉथ निकालता है। वो वाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट एंड देन टाई लगाता है ब्लैक कलर की, एंड फिर उसके ऊपर वो कोट पहनता है। और उसके बाद वो दिखता है अपने आप को, रेडी होता है अच्छे से, एकदम बॉस टाइप अच्छे से रेडी होकर वो दिखता है अपने आप को मिरर के अंदर। और फिर वापस से जो है अपने रूम से निकलता है और निकल कर सीधा चला जाता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो देखता है तो हॉल के अंदर जो है एक लेडी बैठी हुई थी जिनके हाथ में न्यूज़पेपर था एंड वो रीड कर रही थी। वीइंग आता है और बोलते गुड मॉर्निंग आंटी। एंड ये सुनने के बाद जो लेडी थी वो देखती हैं और बोलते गुड मॉर्निंग, आगे तुम। वीइंग देखता और बोलते जी आंटी। इसके बाद वो देखती है वीइंग को और बोलती है कि ठीक है, वैसे मैंने आज की न्यूज़ देखी है, हमारी कंपनी के शेयर जो है वो सिर्फ ओनली 30% ही ऊपर गए हैं। वीइंग देखता और बोलता वो तो जो लेडी बैठी हुई थी जो देखती हैं और बोलती हैं कि अगली बार से मुझे 50% तक ऊपर चाहिए, सुना तो उन्हें। वीइंग देखता और बोलता जी आंटी। इसके बाद फिर वो चुपचाप करके चला जाता है डाइनिंग टेबल पर और फिर वो लेडी भी उठती हैं एंड वो भी चली जाती है वहाँ से। अब हमें दिखाया जाता है दो और लोगों को जिनमें एक गर्ल थी और एक बॉय था। वो दोनों स्माइल करते हुए आते हैं और अपना जो बोल सकते हैं खाते हुए आ रहे थे, कोई मैगज़ीन पढ़ते हुए आ रहा था। आकर वो बैठ जाते और बोलते गुड मॉर्निंग मॉम। वो जो लेडी बैठी हुई थी वो स्माइल करती हैं और उन दोनों को देखती हैं और बोलते मेरे बच्चे कैसे हो तुम दोनों। ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हम तो बिल्कुल ठीक हैं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर सर्वेंट आती है एंड सभी को उनकी कॉफ़ी जूस जो भी था वो सर्व करना शुरू कर देती है। वीइंग चुपचाप करके जो अपना खाना था वो खुद ही सर्व कर लेता है, वो वेट नहीं करता किसी का, चुपचाप खाने लगता है। तभी जो गर्ल थी वो बोलती कि मॉम मुझे ना वो ब्रांड न्यू अभी जो कार आई है ना स्पोर्ट्स वाली, मुझे वो चाहिए प्लीज़ मॉम, मुझे दिला दो ना। ये सुनने के बाद मैडम यू, हाँ वो मैडम यू हैं और ये यानली है। ये देखने के बाद मैडम यू बोलती हैं कि ओ अच्छा मेरे बच्ची, कोई बात नहीं मैं तुम्हें दिला दूँगी, ओके। फिर वो देखती हैं वीइंग को और बोलती हैं सुना ना तुमने। वीइंग बोलता जी मुझे पता है। इसके बाद वो बोलते ठीक है। एंड जो एक और बॉय था वो देखता है और बोलता है कि मॉम वो क्या है कि मुझे ना कुछ दिन की ट्रिप के लिए बाहर जाना है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं। ये सुनने के बाद वो देखती हैं और बोलती कि ऑफ कोर्स। एंड वो देखती हैं और बोलती हैं वी अपना कार्ड दो इसे। एंड ये सुनने के बाद वी ये कुछ भी नहीं बोलता, अपनी पॉकेट से अपना जो एक कार्ड था वो निकालता है और दे देता है। इसके बाद जियांग चेंग दिखता है और बोलता है ओ थैंक यू सो मच मॉम। एंड वो कार्ड ले लेता है और उसके बाद वो खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद वीइंग उठ जाता है, वो तो खाते रहते हैं अपना। वीइंग डायरेक्ट ले निकल जाता है, घर से बाहर आता है एंड वो दिखता है और फिर वो चुपचाप करके अपना फ़ोन निकालता है एंड वो बोल सकते हैं एक कैब को बुक करता है। वो जाने वाला था तभी मैडम भी आती हैं और बोलते रुको। वीइंग ये देख कर रुक जाता है और बोलता हाँ जी आंटी। ये देखने के बाद वो बोलती हैं कि कार लेके जाया करो, हमारी रेपुटेशन को क्वेश्चन में मत मिलाओ वहाँ पर, ठीक है। ये सुनने के बाद वीइंग बोलता है ओके ठीक है। एंड इसके बाद वीइंग जाता है एंड कार में बैठ जाता है और वो ड्राइवर को बोलता है चलने के लिए एंड ऑफिस जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद वो कार का ड्राइवर कार को शुरू करता है और वीइंग को ऑफिस लेकर चला जाता है। वीइंग कार में बैठा हुआ था एंड वो बाहर की ओर देख रहा था और उसके फेस पर एक स्माइल थी, क्रिपी वाली स्माइल, या बोले कि एक मतलब खाली खाली सी स्माइल, जिसके अंदर वो शायद ये कहना चाहता हो कि हाँ कितने मतलबी लोग हैं ना। वीइंग ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही या तो कैब से जाता है या मतलब कुछ अलग चीज़ों से ही जाता है कभी कभी। एंड वीइंग को ये चीज़ पसंद नहीं आई, मतलब उसका भी मन करता है वो कार में जाए। देन कभी ये अंदर से नहीं हुआ, लेकिन कंपनी का सीईओ अगर ऐसे जाएगा तो मतलब बहुत ही बुरा होगा और हाँ वो क्या ही कर सकता है। वीइंग बाहर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि जियांग फेंगमियान अंकल ने मुझे अडॉप्ट किया था और जब 5 साल पहले उनकी डेथ हुई उनके बाद से जैसे लाइफ चेंज ही हो गई। उसके बाद से सिर्फ मैं उनकी कंपनी का ओनर ही नहीं बना बल्कि इस फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर भी बना, उनका बड़ा लड़का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी बहन जो सिर्फ पार्टीज़ करना, बाहर घूमना यही जानती है, न्यू न्यू कार्स ख़रीदना, पैसों को पानी की तरह बहाती है, मतलब एकदम पैसे छोड़ती नहीं, इतने ज़्यादा वो खर्च कर देती कि मुझे मुझे कभी कभी बहुत ही बुरा लगता है कि ये लोग पैसा कैसे बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन के अंदर मेरे पास 5 लाख तक का बिल आया है एंड कभी कभी तो 10। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। इन पैसों को अर्न करने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करता, लेकिन इन लोगों को जैसे कोई परवाह ही नहीं है। ऊपर से मेरे साथ ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई नौकर हूँ। वीइंग चुपचाप करके वहाँ से आ जाता है
एंड वो कार से बाहर निकलता है, जो गार्ड था वो आकर डोर ओपन करता है। वीजिंग चुपचाप निकलता है एंड फिर वो अंदर चला जाता है। वहीं पर वीजिंग की सेक्रेटरी वैन किंग वो देखती है और बोलती वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है वैन किंग कैसी हो तुम। वैन किंग बोलते मैं ठीक हूँ एंड क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं एंड फिर वो अंदर चला जाता है अपनी ऑफिस में। वैन किंग आती है फाइल लेकर और बोलती है कि हाँ आज ये तुम्हारी मीटिंग है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि ओके। वीजिंग सब चीज़ चेक करता है और बोलता है हाँ ये क्या, ये कौन सी जगह है वैन किंग। वैन किंग देखती है और बोलती है कि हाँ वीजिंग अब क्या ही बताएं, वैन फैमिली के साथ डील हो रही है तो तुम्हें जानते ही हो, उन्होंने यही जगह फिक्स किया। वीजिंग बोलता है हाँ सच में ये वैन फैमिली ना मुझे समझ नहीं आता, एक नंबर की घटिया फैमिली है और हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर ही क्यों नहीं रहे हैं। ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी वो बोलते कि हाँ वीजिंग तुम जानते हो अच्छे से तुम्हारी आंटी को। मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में। तो वीजिंग बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, उन्हीं की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। हाँ चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वो बोलता है कि ओके देन और क्या क्या चीज़ करनी है। वैन किंग बता देती है कि वीजिंग को आज ये फाइल्स वगैरह कंप्लीट करनी है। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। वीजिंग फाइल्स लेता है और उन सभी पर काम करना शुरू करता है। वीजिंग जो है वो पूरे 4 घंटे तक लगातार उन फाइल्स पर काम करता है और उसका जो कंप्लीट हो जाता है काम और फिर वो दिखता है। वैन किंग आती है और वो दिखता है हाँ वीजिंग ब्रेक ले लो, ये लो कॉफ़ी। वीजिंग लेता है और बोलता है थैंक यू वैन किंग। इसके बाद वो कॉफ़ी पीता है एंड कॉफ़ी पीने के बाद उसे फ्रेश फील होता है। वीजिंग उठता है, जाता है अपने आप को फ्रेश अप करता है, थोड़ा सा अपने फेस वगैरह क्लीन करके आता है। वैन किंग बोलते कि रेडी हो। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। वीजिंग बोलता है कि कितनी मीटिंग्स हैं, तो वो बोलता है कि अभी तो तुम्हारी मीटिंग 2 है एंड एक इवनिंग को 7 बजे है। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग निकल जाता है अपनी सेक्रेटरी वैन किंग के साथ। वैन किंग अपनी सारी मीटिंग्स को अटेंड करता है और टाइम देखता है तो इस टाइम जो है 6 बज चुके थे। वीजिंग बोलता है कि वैन किंग मैं अपने अपार्टमेंट जा रहा हूँ ठीक है एंड आधे घंटे में तुम मुझे वहाँ पर मिल जाना ओके। एंड उसके बाद से हम दूसरी मीटिंग में चलेंगे, वैसे भी क्योंकि जब तक हम वापस आएंगे ऑफिस आवर ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर वैन किंग बोलते ओके एंड वीजिंग फिर निकल जाता है सीधा अपनी कार को लेके। वीजिंग सीधा अपने अपार्टमेंट आता है जो कि वीजिंग ने अपनी सैलरी से खुद ख़रीदा है। वीजिंग को यहाँ बॉस है वो, लेकिन वीजिंग के हाथ में कुछ भी नहीं है। वीजिंग को सैलरी मिलती है और वो भी सिर्फ इतनी जितनी कि यहाँ की एक एम्प्लॉय की है। वीजिंग के पास पैसे होने के बावजूद भी वीजिंग उन सभी को खर्च नहीं कर सकता है। ये सारे पैसे जो वीजिंग की फैमिली है, जियांग फैमिली, वो यूज़ करती है। वीजिंग से तो बस उसे जो पैसे हैं वो एक एम्प्लॉय की ही तरह सैलरी मिलती है, क्योंकि इस कंपनी का भले ही सबके सामने ओनर वीजिंग हो, सीईओ हो, लेकिन वीजिंग एज अ बोल सकते हैं सिर्फ दिखावे का है, क्योंकि जियांग चेंग जो रियल ओनर है वो अभी बहुत छोटा है। लेकिन हाँ आफ्टर 3 मंथ के बाद जियांग चेंग 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद वो इस कंपनी का रियल ओनर होगा और ये लोग वीजिंग को यहाँ से हटा देंगे। वीजिंग इस कंपनी को हो सकता है वीजिंग को इस कंपनी का कुछ भी न दे, लेकिन जियांग फेंगयान के जाने के बाद वीजिंग ही था जिसने इस कंपनी को 3rd पोजीशन पर लेकर आया। फर्स्ट पे लान कंपनी आती है, दूसरे पर जो है वो जिन फैमिली जिन की कंपनी आती है एंड 3rd पर जियांग कंपनी आती है। वीजिंग अपना अकेले दम पर उसने इतना सब कुछ किया है। बाद में जो जियांग फेंगयान थे उनके जो अंडर में ये कंपनी ओनली 15 बोल सकते हैं कि 15 नंबर पे आती थी, लेकिन अब 3rd पे नंबर पे है। और मैडम यू बस अब चाहती हैं कि उनकी कंपनी 1st या 2nd पोजीशन पर आए, क्योंकि 3rd पे नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैडम यू और उनके दोनों बच्चे फुल पैसों को एंजॉय करते हैं। वीजिंग मेहनत करता है और उसे बस सैलरी मिलती है जो कि उसके रहने के लिए भी काफ़ी नहीं होती, लेकिन वीजिंग जो है वो खाना पीना सब वहीं पर करता है तो उसके पैसे बच जाते हैं। एंड देन वीजिंग ने अपने पैसों से ये अपार्टमेंट ख़रीदा है। इस अपार्टमेंट के बारे में मैडम यू को नहीं पता है। वीजिंग जहाँ पर बहुत ही बोल सकते हैं कि कम आता है और वीजिंग का जब मन करता है ना घर वगैरह न जाने का, तो वीजिंग बोल देता है कि उसकी मीटिंग है, ये है, वो है। और मैडम यू कुछ ज़्यादा छानबीन नहीं करवाती वीजिंग के बारे में, वो बस अपने पैसों का हिसाब रखती है और बस उसे पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। वो वीजिंग की पर्सनल लाइफ में इतनी इंटरफेयर नहीं करती हैं जब तक कि पैसों की बात न आए। वीजिंग अपने अपार्टमेंट आता है, डोर ओपन करता है और सीधा अंदर चला जाता है। वीजिंग देखता है तो वहाँ पर वीजिंग के जो पेरेंट्स थे उनकी पिक्स लगी हुई थी, क्योंकि वीजिंग को अडॉप्ट किया गया था। जब वीजिंग 10 साल का था तब उसके पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वीजिंग की फैमिली मेम्बर में से कोई नहीं था, तो वीजिंग को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। वहाँ से वीजिंग जो है वो एक बार भाग गया था, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे थे वो वीजिंग को बुली करते थे और वीजिंग हैंडल नहीं कर पाया और वो मौका देकर भाग गया वहाँ से। तब जियांग फेंगमैन उसे सड़क पर उठा कर लेकर आए थे अपने घर, और उसके बाद से वीजिंग को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और वीजिंग जियांग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा बन गया। लेकिन जियांग फेंगयान की डेथ के बाद से वीजिंग बस इन लोगों के लिए एक सर्वेंट रह गया, या इन लोगों का एम्प्लॉय जो बस इन लोगों के काम करता है।
वीजिंग चुपचाप करके आता है और फिर जाकर अच्छे से बात लेता है कुछ देर के लिए, 15 मिनट तक बैठता है, फिर अच्छे से बाहर निकलता है। अब मतलब रेडी होता है अच्छे से। वीजिंग ज़्यादा अच्छे बोल सकते हैं कि कपड़े पहनता है क्योंकि उसे ऑब्वियसली मीटिंग में जाना था। वीजिंग सूट वगैरह पहन लेता है, वो भी ब्लैक कलर का, और फिर उसके बाद अच्छे से देखता है अपने आप को और फिर से रेडी होता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो दिखता है और बोलता है कि हाँ मुझे भूख लगी है। वीजिंग जैसे ही जाने वाला था खाने के लिए, मतलब कुछ बनाने के लिए, तभी डोरबेल रिंग होती है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ सच में वैन किंग आ गई होगी। वीजिंग जाता है डोरबेल को मतलब जो बजी थी इसके बाद ओपन करता है और देखता है वैन किंग। बोलते कि वीजिंग मैं आ गई। वीजिंग बोलता है कि हाँ ठीक है चलो। इसके बाद वीजिंग वैन किंग के साथ जाता है एंड वो कार में बैठ जाते हैं और वैन किंग की जहाँ पर मतलब वीजिंग की मीटिंग होने वाली थी उसे वो वहाँ पर लेकर जाती है। वीजिंग आता है और फिर वो अंदर चला जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि ये कैसी जगह है, कितनी वाहियात जगह है, एंड ये बोलकर वो मुंह बनाता है। वीजिंग चुपचाप करके चला जाता है। वैन किंग बोलती क्या मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी घटिया जगह होगी, कोई मीटिंग इतनी फालतू जगह कैसे कर सकता है। वीजिंग बोलता है कि हाँ मुझे भी लग रहा है। इसके बाद वीजिंग वहाँ पर पता करता है। वैन किंग बोलते कि चलो। वीजिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो अपने फेस को कवर किए हुए था यहाँ पर, क्योंकि जब वीजिंग ने माहौल देखा तो उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वीजिंग जो है वो जाता है एक वीआईपी रूम के अंदर और वहाँ जाकर वो बैठ जाता है। वैन किंग वीजिंग के पास ही खड़ी हुई थी। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है कि तुम बैठ सकती हो। वैन किंग बोलते कि लेकिन वीजिंग बोला इट्स ओके बैठ जाओ, तुम मेरी सेक्रेटरी बात है, मेरी फ्रेंड पहले हो। तो वैन किंग बोलते ओके एंड देन वैन किंग बैठ जाती है वहाँ पर। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर वैन चाओ पहुँच जाता है अपनी सेक्रेटरी के साथ। और वैन चाओ की कोई ज़्यादा एज नहीं थी, वो बस ओनली 20 साल का था और अपनी कंपनी का CEO था और एक कॉलेज स्टूडेंट भी बोलेंगे, जो कि बहुत ही चीप किस्म का था। बिल्कुल भी उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। वीजिंग देखता है और मुंह बनाता है। वैन चाओ आता है और बैठ जाता है। फिर वो वीजिंग के साथ बिजनेस डील को करना शुरू करता है। जो प्रेजेंटेशन वगैरह थी वो बता देता है वीजिंग उसे। एंड फिर वो लोग बोलते हैं आपकी काफ़ी अच्छी है डील वैसे तो, एंड हम कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कुछ भी अगर हुआ तो आपको पे करना पड़ेगा हमें। वीजिंग देखता है और बोलता है कि ओह अच्छा, तो आप मुझे अपनी कंडीशन बता सकते हैं। इसके बाद वो फाइल देता है वैन चाओ। वीजिंग उसे रीड करता है और रीड करने के बाद उसे कुछ टर्म एंड कंडीशंस बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वीजिंग बोलता है कि हम आपको बाद में कांटेक्ट करेंगे। वैन चाओ देखता है और बोलता है कि ओके दैट्स राइट, तो चलिए डिनर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। वीजिंग बोलता है कि नहीं, एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। लेकिन वैन चाओ बोलता है कि डिनर तो कर सकते हैं ना आप, इट्स ओके, ऐसे भी हो सकता है हम फ्यूचर में आगे काम करें। वीजिंग मतलब इससे आगे रजिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे काम पड़ता ही रहता है। तो वीजिंग बोल देता है ओके एंड देन इसके बाद वो लोग जो है वो डिनर मंगवाते हैं। वो सभी आकर बैठ जाते हैं वहाँ पर एंड देन डिनर आता है। डिनर सर्व किया जाता है। वीजिंग खाना खाने लगता है। वैन चाओ जो है वो वैन किंग को देख रहा था और काफ़ी मतलब अजीब तरह से वैन किंग इसे अनकंफर्टेबल फील करती है। वीजिंग जो है वो खाना खाते टाइम देखता है वैन किंग को और वो फिर अपनी नज़र देखता है वैन चाओ को, और वैन चाओ उसे कैसे देख रहा था वीजिंग समझ जाता है और अपने मन में बोलता है कि हाँ घटिया। उसके बाद वो अपने हाथ वगैरह जो है नैपकिन से क्लीन करता है। वैन किंग को देखता है और बोलता है कि तुमने खा लिया। वैन किंग देखती है और बोलती है कि हाँ बॉस। वीजिंग बोलता ठीक है चलो। इसके बाद वीजिंग जो है वो उठ कर जाने लगता है। तभी वैन चाओ बोलता है कि 1 मिनट, एंड वो आगे बढ़ता है लेकिन जानबूझकर वो वीजिंग के क्लॉथ पर ड्रिंक बना देता है। वीजिंग बोलता है ओह शिट, एंड वो देखता है वैन चाओ को घूर के। वैन चाओ बोलता है ओह आई एम सॉरी, आप प्लीज़ क्लीन कर लीजिए इसे, मुझे माफ़ करिएगा, मैं तो बस आपको बाय बोलने के लिए उठने वाला था। वीजिंग बोलता है इट्स ओके। फिर वो देखता है वैन किंग को और बोलता है वैन किंग तुम 5 मिनट मेरा बाहर वेट करो, मैं भी आता हूँ। ये सुनकर वैन किंग बोलते ओके। वीजिंग तुरंत ही निकल जाता है वहाँ से और वीजिंग जो है वो वॉशरूम में आता है। वीजिंग तुरंत ही जाता है अंदर एंड जाने के बाद अपने कोट को देखता है और उस अपने ब्लेजर को निकालता है एंड देन वो उसे पानी से क्लीन करने लगता है। वीजिंग क्लीन करता है उसे और फिर वो देखता है अपने फेस को और बोलता है कि हाँ सच में दिमाग ख़राब। एंड वीजिंग अपनी शर्ट देखता है, बोलता ये इस पर भी चली गई। वीजिंग जो है अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और वीजिंग जो है अपनी शर्ट निकालता है। वीजिंग की जो एज है वो 30 साल है यहाँ पर। वीजिंग अपनी शर्ट को जो है वो दिखता है यहाँ पर कोई नहीं है तो वीजिंग निकाल लेता है एंड देन निकालने के बाद वीजिंग उसे जो वॉश बेसिन था वहाँ पर रखता है एंड देन उसे क्लीन करने लगता है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ कितनी घटिया वाइन है, ये निकल क्यों नहीं रही है। वीजिंग देखता है थोड़ी देर के बाद तो वो दाग निकल जाता है एंड वीजिंग जो है वो तुरंत ही देखता है और बोलता है इसे सुखाऊँ कैसे। इसके बाद वीजिंग सोचता है कि चलो रहने दो, ऐसे ही पहन लेता हूँ। वीजिंग तुरंत ही उस शर्ट को पहनता है और शर्ट जो गिरी थी जिस वजह से वो वीजिंग के बॉडी पर चिपक रही थी। वीजिंग अपना ब्लेजर पहनता है और बोलता है हाँ पूरा दिन ही ख़राब है मेरा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा दिमाग का दही हो रखा है। वीजिंग चुपचाप करके जो है बाहर निकलता है वॉशरूम के एंड
वो सीधा वहाँ से बाहर आता है और देखता है तो उसकी कार खड़ी हुई थी और ड्राइवर बाहर ही था। वी जिंग आता है और देखता है और बोलता वैन किंग। तो वो ड्राइवर देखता है और बोलता कि सर आपकी असिस्टेंट तो अभी नहीं आई है। ये सुनने के बाद वी जिंग दिखता है और बोलता है व्हाट कि वैन किंग नहीं आई अभी तक। तो वो ड्राइवर बोलता है कि नहीं सर वो अभी तक नहीं आई है। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता हाँ ये वैन किंग कहाँ चली गई। वी जिंग तुरंत ही अंदर आता है एंड वो जाता है उसी रूम में जो वीआईपी प्राइवेट रूम था वहाँ पर जाता है और देखता है वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर वांग जी बोलता हाँ ये कहाँ चली गई, मुझे बिना इन्फॉर्म किए हुए वैन किंग ऐसे कहीं नहीं जाती है। एंड देन फिर वी जिंग कुछ रिमेंबर करता है और बोलता हाँ ये कहीं वैन चाओ तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वी जिंग तुरंत बाहर निकलता है एंड देन वो डोर्स को देखता है तो लॉबी के अंदर काफ़ी सारे रूम्स थे। एंड वी जिंग जो है वो एक एक रूम को नॉक करना शुरू करता है और बोलता है मुझे लग रहा है पक्का उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, वो वैसे भी वैन चाओ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। एंड आते टाइम वी जिंग ने वैन किंग का जो बोल सकते हैं कुछ सामान था वो वहीं पर देखा था, पर्स नीचे गिरा हुआ। एंड वी जिंग ये देखकर और भी ज़्यादा डर गया था। वी जिंग तुरंत ही जो है वो जो रूम्स थे उनके डोर को नॉक करना शुरू करता है और कुछ लोग जो है आ भी रहे थे, डोर ओपन भी कर रहे थे। वी जिंग अंदर जाकर चेक भी कर रहा था उनसे बात करके और वो लोग मतलब कर भी रहे थे, कुछ गुस्सा कर रहे थे, लेकिन वी जिंग इग्नोर करके रूम्स को चेक करने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन। एक रूम्स के अंदर काफ़ी सारे बॉयज़ थे। इन्हें देखने के बाद लग रहा था कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और इन बॉयज़ के अंदर काफ़ी गर्ल्स भी थी एंड सभी इंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, मतलब फुल ऑन इंजॉय चल रहा था। तभी एक पर्सन जो है वो बॉटल को स्पिन करता है और बोलता है कि हाँ चलो अब तुम्हारे ऊपर। हम एक बॉय को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 18 साल है और वो नोटी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि सच में तुम्हें लगता है तुम मुझे कोई चैलेंज दोगे। सच तो लेन वांग जी अपना किसी को नहीं बताता, हमेशा डेयरी चुनता है, तो बोलो क्या करना है। एंड ये सुनने के बाद उसके सामने बैठी हुई गर्ल बोलती है कि ओह अच्छा ऐसा है, तो हमने सुना है कि वांग जी आज तक तुमने किसी को भी किस नहीं किया है। देन अब यही देखते हैं। ओके वांग जी देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो उनमें से एक गर्ल बोलती है कि ओह मेरा मतलब ये है कि तुम बाहर जाओगे और सबसे पहले जो तुम्हें इंसान दिखेगा तुम्हें उसे किस करना होगा, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, मतलब वेटर ही क्यों ना हो या फिर साफ़ सफाई करने वाला ही क्यों ना हो। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है ये क्या बकवास है। तो जो अदर गर्ल्स थी वो बोलते हैं कि करना ही होगा। एंड वैसे भी वांग जी तुमने भी हमसे टॉयलेट साफ़ करवाया है, तुम भूल गए क्या। वांग जी ये सुनने के बाद स्माइल करता है और बोलता है कि शीशी तुम क्या बोल रही हो, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी दूसरी गर्ल बोलती है कि वांग जी ऐसे बकवास बातें करना बंद करो। हमें पता है कि जब भी हम गेम खेलते हैं तुम पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हो, अब तुम्हें ये करना ही होगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते लेकिन दूसरी गर्ल बोलती कि करना ही होगा। एंड देन उधर जो बॉयज़ थे वो भी बोलते कि हाँ करना ही होगा, तुम हर बार हमसे पता नहीं क्या क्या करवाते हो। हाँ मुझसे तो एक दिन इसने अपने जूते तक साफ़ करवाए थे, वो भी मेरी ब्रांड न्यू शर्ट से, पता है वो कितने की थी। हाँ वो मास्टरपीस था। ओह मैं क्या ही करूँ उससे, इस इंसान ने मेरे अपने जूते साफ़ करवाए थे। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी कितनी अच्छी शर्ट से मेरे जूते साफ़ हुए, वैसे भी तुम्हारे उन मेरी शर्ट की कीमत से ज़्यादा ही मेरे जूतों की कीमत थी, पता है तुम्हें। ये सुनने के बाद वो पर्सन मुंह बनाता है और बोलता हाँ छोड़ो। एंड फिर इसके बाद वो वांग जी देखता है और बोलता है कि हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद वो स्माइल करते हैं और सभी चेयर अप करने लगते हैं। वांग जी फिर वाइन का एक ग्लास उठाता है एंड वाइन पीता है और बोलता है ये बहुत ही अच्छी है। एंड ये बोलकर वांग जी उठ जाता है और सबको देखता है और एक उनकी ओर विंक करता है और बोलता है कि देखता हूँ मुझे लग रहा है कोई खूबसूरत लड़की ही मेरे सामने आने वाली है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर चुपचाप करके डोर ओपन करता है। एंड जो उसके फ्रेंड्स थे वो डोर के पास आ जाते हैं और बोलते कि हमें भी तो देखना होगा ना, हो एक काम करता हूँ मैं वीडियो बनाता हूँ इस चीज़ की। एंड ये बोलकर वो फ़ोन निकालता है और शूट करने लगता है। एंड वो लोग जो है डोर के पास से छुपे हुए थे एंड फ़ोन थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ था जिस वजह से वो देख पा रहे थे सबके सब आंखें बड़ी कर करके। वांग जी बाहर निकलता है और वो देखता है तो फिलहाल लॉबी के अंदर कोई नहीं था। तभी वहाँ पर एक जो बोल सकते हैं सफाई करने वाला ओल्ड अंकल था, वो आ रहा था जिसकी उम्र लगभग 56 ईयर के पास थी। एंड ये देखने के बाद तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी बोलता नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी जो उसके फ्रेंड्स थे वो तो हंसने लगते और बोलते वाह अब मज़ा आएगा, क्या बात है वांग जी, बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान मिला है तुम्हें, तो जाओ जाओ। वांग जी बोलते ये नहीं कर सकता मैं। तभी वो फ्रेंड्स बोलते वांग जी तुम्हें करना ही होगा, जाओ जाओ। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी देखते होता हाँ नहीं ये क्या हो रहा है, मैं ये नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके फ्रेंड बोलती वांग जी जाओ वरना तुम्हें पता है ना क्या करना है। वांग जी अपने आइज़ बंद करता और बोलता हाँ चाह रहा हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। एंड जो इंसान था वो वांग जी से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर ही था। एंड धीरे धीरे करके वो और भी
क्लोज आ जाता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद वांग जी बस उस इंसान से ओनली 2 फीट की दूरी पर ही था। एंड वांग जी ये देखकर अपनी आइज़ को क्लोज करता है और बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड तभी वांग जी जो है वो इस इंसान से सिर्फ ओनली 2 कदम की दूरी पर ही था। वांग जी अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता है आज तो वांग जी तुम्हारी वाट लग गई। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही जो है वो बिना देखे सोचे समझे उस इंसान को नेक से पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है और डायरेक्टली बस बिना देखे उस इंसान के लिप्स पर उसे किस करना शुरू करता है। एंड वांग जी जो है वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे लगा कि मतलब एक बूढ़े इंसान को वो किस करेगा तो उसे अजीब सा फील होगा, लेकिन ये क्या, वांग जी को बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। एंड वांग जी पूरी तरह से खो जाता है और वांग जी उस इंसान को डीपली और पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। और जिसे वो किस कर रहा था उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, वो पूरा शॉक में था। उसे तो कुछ समझ नहीं आई ये क्या हुआ भाई। वो तो सामने वाले जो रूम था उसके डोर से निकला था क्योंकि वो वहाँ पर वैन किंग को चेक करने के लिए गया था और ये इंसान वी जिंग था। वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था और पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आई ये क्या हो गया उसके साथ। एंड जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो तो चिल्लाने लगते हैं और बोलते वाह ओ माय गॉड देखो वांग जी देखो ओ माय गॉड बच गया वांग जी, ओ माय गॉड ये क्या, ये इंसान ओ माय गॉड कितना ब्यूटीफुल है देखो इसे। एंड ये बोलकर वो फ़ोन में जूम करता है और दिखाता है उन दोनों के लिप्स कैसे एक दूसरे से कंबाइन हो रहे थे और वांग जी की टंग कैसे उस इंसान के लिप्स पर स्क्रॉल हो रही थी। एंड ये सब चीज़ें देखने के बाद तो वो सभी मुंह फाड़ फाड़ के देख रहे थे और बोल रहे थे हाँ ये सब क्या, ओ माय गॉड मैंने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी कभी ऐसा भी करेगा। ओ माय गॉड देखो वो कैसे कर रहा है। एंड वो लोग उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से जो है कैप्चर कर रहे थे। एंड वी जिंग जो है वो इस इंसान के लिप्स को फील करता है और उसे बहुत अजीब लगता है। वी जिंग जो है वो तुरंत ही उस इंसान को पुश करता है और बोलता शेमलेस कहीं के। एंड ये बोलकर जैसे ही वी जिंग वांग जी को थप्पड़ मारता है वांग जी का फेस एक साइड में हो जाता है। एंड वांग जी तुरंत देखता है और जैसे ही वांग जी देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ था जो कि ओ माय गॉड कितना ज़्यादा हैंडसम था। वांग जी देखता है और बोलता हाँ सो स्वीट। ये बोलकर वांग जी देखता है वी जिंग को। वी जिंग देखता और बोलता शेमलेस कहीं के, हाँ आजकल के बच्चे बिना पता नहीं किस तरह की हरकतें करते हैं, कितने बकवास हो तुम। और ये बोलकर वी जिंग तुरंत अपने लिप्स को वाइप करता है और देखता है वांग जी को घूर के और बोलता है देखो बच्चे। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता हाँ क्या कहा आपने मुझे। वी जिंग देखता है और बोलता है देखो बच्चे, हाँ तुम्हारे जैसे टीनेजर बॉयज़ ऐसे हरकतें कैसे कर सकते हैं हाँ। और तुम तभी वी जिंग को फील होता है अपने माउथ के अंदर वाइन का टेस्ट। एंड ये फील करने के बाद वी जिंग को बहुत अजीब लगता है। वी जिंग बोलता है तुम टीनेजर बॉय, हाँ ये सब करने के लिए आते हो हाँ। वांग जी दिखता वी जिंग को और बोलता है एक्सक्यूज़ मी, सबसे पहले तो आप मुझे बच्चा कहना बंद करिए। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 18 साल का हूँ, अडल्ट हूँ। और बच्चा कहने की गलती तो मुझे मत करना वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं बच्चा नहीं कुछ और ही हूँ। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग दिखता घुर के और बोलता शेमलेस परवट इंसान, परवट बच्चा कहीं का। एंड ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ क्या कहा आपने मुझे, परवट। लगता है आपने मेरी शेमलेस बंदी और मेरा परवटनेस देखा नहीं है अभी तक, हाँ क्या आप देखना चाहते हैं। वी जिंग देखता घुर के और बोलता है शेमलेस। एंड तभी हम वैन किंग को देखते हैं। वैन किंग भागती आती है और बोलती वी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ वैन किंग मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते कि वी जिंग वो क्या है कि मुझे ना किसी काम की वजह से जाना पड़ता और मेरा बैग ना वहीं पर गिर गया था। ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है और बोलता कि मुझे बताओगे तुम क्या हुआ है। वैन किंग बोलती कि वी जिंग मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी ठीक है। वी जिंग बोलता हूँ ठीक है। एंड फिर वो देखता है उस लड़के को घूर के और बोलता है शेमलेस बच्चा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और एक डबल वाली स्मिर्क करता है और बोलता है कि मुझे बच्चा तो बिल्कुल मत बोलना। और वैसे एक बात बोलूँ, वांग जी को देखता है वी जिंग घूर के और बोलता है दूर रहो। वांग जी स्माइल करता है और वो धीरे धीरे करके वी जिंग की ओर आगे बढ़ता है। वी जिंग जो वैन किंग के साथ जाने वाला था वो रुक जाता है और धीरे धीरे करके जो वांग जी था वो वी जिंग की ओर आगे बढ़ रहा था। वी जिंग देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता है ये शेमलेस बच्चा क्या करने वाला है। वी जिंग अपने मन में सोचता है। वी जिंग जो है वो थोड़ा सा अजीब सा फील करता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो उनके बीच में मूवमेंट हुआ था वो तो बहुत ही अजीब था और वी जिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी वी जिंग के क्लोज आता है, उसकी ईयर के पास आता है और बोलता है कि मैं आपसे फिर मिलूँगा, आप बहुत सेक्सी हो एंड आप मुझे बहुत पसंद आए। एंड आपने मुझे शेमलेस कहा ना, आपको तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना शेमलेस हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और वी जिंग के ईयर को टच करता है अपने लिप्स से, जिससे वी जिंग की पूरी बॉडी काम जाती है। वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करके दिखता है और बोलता परवट बच्चा कहीं का। एंड ये बोलकर वी जिंग उसे दूर करता है और वांग जी देखकर बोलता हाउ रूड।
वी जिंग जो है वो बोलता है शेमलेस, एंड ये बोलकर वो वैन किंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वांग जी वी जिंग को जाते हुए देखता है एंड वांग जी के फेस पर स्माइल थी। वांग जी के फ्रेंड्स आते हैं और बोलते ओह माय गॉड ब्रो, ये क्या था, आई कैन नॉट बिलीव दिस। वांग जी सच में। वांग जी देखता और बोलते कि यार मैंने आज से पहले इससे ब्यूटीफुल इंसान नहीं देखा। ये सुनने के बाद वांग जी के फ्रेंड्स स्माइल करते हैं और बोलते ओह रियली वांग जी। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स यार, मुझे सुकून मिला, ये इंसान ओनली मेरा है। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। और ये देखने के बाद उसके फ्रेंड्स बोलते कि बाय गॉड यार। तभी एक वांग जी का फ्रेंड शू यांग वांग जी के पास आता है और बोलता है ओह रियली वांग जी, वैसे तुम उसे काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहे थे, ओह माय गॉड तुम्हें क्या लगा। हाँ वांग जी बोलता है कि मुझे एक सेकंड के लगा मैं उस बुढ़े को किस करूँगा, लेकिन नहीं, ओह माय गॉड ये कैसे आया अचानक से। जब ये जो उसके फ्रेंड्स थे वो बोलते कि वांग जी तुम इसमें देख सकते हो। वांग जी बोलता व्हाट। तो वो देखते हैं वांग जी जो है वो शू यांग के हाथ में एक फ़ोन था। वांग जी उसे फ़ोन लेता है और देखता है तुरंत ही वो वीडियो वहाँ पर पोस्ट थी। वांग जी उसे तुरंत ही प्ले करता है और देखता है उस वीडियो को और बोलता है ओह माय गॉड ये कितनी हॉट है। वांग जी तुरंत ही उस वीडियो को जो है अपने फ़ोन में भेज देता है एंड अपना फ़ोन चेक करता है तो वो वीडियो जो थी वांग जी के फ़ोन में आ चुकी थी। एंड वांग जी तुरंत ही उस फ़ोन में से उस वीडियो को डिलीट कर देता है और जो मतलब शू यांग था उसके पूरे फ़ोन को क्लियर कर देता है। ये देखने के बाद शू यांग बोलता है गॉड माई यीबो, ओह माय गॉड वांग जी ये तुमने क्या किया। हाँ तुम मेरे फ़ोन से उस वीडियो को डिलीट कर सकते थे लेकिन मेरा फ़ोन साफ़ कर दिया। वांग जी दिखता है और स्माइल करता है और बोलता मुझे पता है कि तुम उस वीडियो को वापस ले लोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उस वीडियो को वापस लेकर आओ और ये तुम्हारा फ़ोन। हाँ एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही उस फ़ोन को जो है वो अपने पॉकेट में डालता है। ये देखने के बाद जो शू यांग था वो बोलता है व्हाट ये क्या करे तुम। वांग जी देखता है शू यांग को घूर के और बोलता है मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से जानता हूँ और तुम ना एक नंबर के बहुत ही चालाक इंसान हो, मुझे अच्छे से पता है अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से तुम इस फ़ोन का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो हो। ये सुनने के बाद जो शू यांग था वो स्माइल करता है और बोलता है कि वांग जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वांग जी बोलता है शट अप एंड वो देखता है और बोलता है कि आज की पार्टी यहीं ख़त्म और मुझे तो इसके बारे में पता करना है। ओह माय गॉड कितना हैंडसम था। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है कि ब्रो 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 शांत हो जाओ, मुझे पता है कि वो कौन था। ये सुनने के बाद वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता और बोलता हाँ तो तुम्हें पता है। तो शू यांग बोलता ऑफ कोर्स मुझे पता है। वांग जी बोलता बताओ मुझे उसके बारे में। शू यांग बोलता है कि मुझे मेरा फ़ोन वापस दे। वांग जी बोलता है ये मैं नहीं करने वाला। तो शू यांग बोलता है कि तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ये कौन था। वांग जी देखता है और बोलता है कि लेकिन तुम उस वीडियो को वापस नहीं लेकर आएगा। शू यांग देखता है और बोलता है कि हाँ नहीं लेकर आऊँगा, ठीक है। वांग जी बोलता ठीक है ये ले। एंड वांग जी अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और दे देता है शू यांग को। शू यांग अपना फ़ोन लेता है और बोलता है क्या मेरा पूरा डेटा कलेक्ट कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। वांग जी देखता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम सारा डेटा वापस ले आओगे। वांग जी ये बोलकर देखता है स्माइल करते हुए। शू यांग बोलता है कि हाँ हाँ ले आऊँगा। इसके बाद वांग जी देखता है और बोलता है कि गाइस जाओ यहाँ से। एंड फिर वो लोग वहाँ से खिसक जाते हैं। वांग जी शू यांग का हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलो। एंड वांग जी तुरंत ही शू यांग को लेकर चला जाता है। वो कार में आते हैं और शू यांग ड्राइव करता है क्योंकि वांग जी तो ड्राइव करने की हालत में नहीं था, उसने ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा की थी लेकिन वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, वो कार वगैरह सब चला सकता था लेकिन सेफ्टी के लिए वो नहीं चला रहा था। इसीलिए शू यांग जो देखता है वांग जी को और देखता है और बोलता है कि ओह माय गॉड मुझे तो यकीन नहीं हुआ वांग जी कि तुम सच में लड़कों में इंटरेस्टेड हो सकते हो। वांग जी देखता है और बोलता है कि शू यांग तुझे तो पता है कि मैं हाँ सबके साथ फ्लर्ट करता हूँ, आई मीन ये सब करता रहता हूँ लेकिन मुझे इंटरेस्ट किसी में नहीं है। लेकिन आज पहली बार मुझे उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे ओह माय गॉड ये इंसान मुझे चाहिए। एंड तुम्हें तो पता है जो लैन वांग जी को चाहिए वो उसे चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना गुजरना पड़े। एंड ये बोलकर वांग जी एक डेविल स्माइल देता है। देखने के बाद शू यांग बोलता है कि वांग जी हाँ देखो अपना ये पागलपन कभी कभी मत भी किया करो। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें अचानक से ऐसे दौरे पड़ते हैं, तुम किसी चीज़ के लिए पजेसिव हो जाते हो लेकिन कोई इंसान पजेसिव होने की चीज़ नहीं है। वांग जी देखता है और बोलता है शू यांग अपने बकवास बात करना बंद करो और मुझे उसके बारे में बताओ कौन है वो। ये सुनने के बाद जो शू यांग था वो बोलता है कि उसका नाम वी वू जियान है, जियांग कंपनी का CEO। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है कि ओह रियली तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड वांग जी स्माइल करता है और फिर बोलता है कि और कुछ पता है। तो शू यांग बोलता है कि नहीं और बस मुझे इतना ही पता है। वांग जी देखता है बोलता है हाँ ये कैसे इन्फॉर्मेशन है। शू यांग बोलता है कि अभी के लिए इतनी है, तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वांग जी बोलता है ऑफकोर्स मुझे चाहिए, उस इंसान का तो मैं रात दिन पीछा करने वाला हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है
इसके बाद जो शुयांग था वो वांग जी को उसके घर छोड़ देता है। वांग जी जो है वो उतरता है और फिर उसके बाद वो अपने घर को देखता है, एक बहुत बड़े मैंशन को, और बोलता है कि हाँ, फिर से मुझे इस घर में जाना पड़ेगा जहाँ पर सिर्फ लालची लोग भरे पड़े हैं। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और वो जानबूझकर जो है वो अपने हाथ में एक वाइन की बोतल लेता है और उससे और भी ज़्यादा ड्रिंक करता है और फिर बोलता है कि हाँ, सच में कितना बकवास है ये सब। वांग जी उस वाइन की बोतल को फेंक देता है और फिर उसके बाद ज़्यादा लड़खड़ाते हुए, और जो गार्ड्स थे वो देखते हैं वांग जी को और फिर वांग जी को वो करते हैं। वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है हाँ कि गेट ओपन क्यों नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वो जो सर्वेंट था वो देखता है और बोलते सर वो आपके डैड ने। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता हाँ डैड, अब क्या हो गया उनको, क्या अब उनको ये भी पसंद नहीं है। हाँ, मेरी लाइफ तो पहले ही बर्बाद कर चुकी है, मेरी मॉम की भी। हाँ हाँ, अब उन्हें लगता है कि ये सब फालतू चीज़ें करके क्या लगता है उन्हें। तो वो सर्वेंट बोलता है कि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। वांग जी देखता है और बोलता है गेट ओपन करो। तो वो सर्वेंट बोलता है सर हमें ऑर्डर हम नहीं कर सकते। वांग जी देखता है गुस्से में और बोलता है मैंने कहा डोर ओपन करो। एंड ये बोलकर वो डोर को ओपन करवाता है एंड सर्वेंट डर जाते हैं वांग जी की गुस्से भरी लाल आंखों को देखकर और डोर ओपन कर देते हैं। वांग जी धीरे धीरे करके लड़खड़ाते हुए कदमों से जो है अंदर की ओर जाना शुरू कर देता है। फिर वो मेन गेट के पास आता है जो कि मैंशन का था। वांग जी डोर को नॉक करता है एंड तभी एक सर्वेंट आती है और डोर को ओपन करती है और वो वांग जी को देखती है। वांग जी ड्रंक हालत में था और वो धीरे धीरे करके अंदर चलना शुरू करता है। वांग जी लड़खड़ा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अंदर आता है और देखता है तो एक पर्सन एक कोल्ड, मतलब एकदम बिल्कुल कोल्ड फेस के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था एंड बस गुस्से में वांग जी को देख रहा था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और इग्नोर कर देता है और धीरे धीरे करके स्लोली ऊपर की ओर जाने लगता है अपने रूम के अंदर। तभी उसे एक तेज़ आवाज़ आती है वहीं पर रुक जाओ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो है वो बिल्कुल नहीं रुकता और चुपचाप धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है। उसके सामने उसका ब्रदर था जिसका नाम लैन सिचन था और ये वांग जी का स्टेप ब्रदर है। वांग जी उसे देखता है और बोलता है कि हाँ, ये बाबा का एकदम परफेक्ट सन। एंड ये बोलकर वांग जी उसे इग्नोर करता है और उसके सामने से गुजर जाता है उसे हिट करते हुए अपने शोल्डर से। लैन सिचन देखता है और फिर अपने मन में बोलता है कि हाँ, गुस्सा तो इसे मुझसे होना चाहिए था, मुझे इससे गुस्सा हूँ, लेकिन गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, लेकिन देखो इस साहबजादे को गुस्सा तो ये कर रहा है। हाँ, बस थोड़े टाइम की बात और है, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। एंड ये बोलकर जो लैन सिचन थे वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। लैन सिचन अपने रूम में आते हैं एंड वो अपना फ़ोन निकालते हैं और कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ हो। एंड उधर साइड से एक पर्सन बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मैं भी अपने घर पर हूँ। ये सुनने के बाद लैन सिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं ओके। देन फिर वो लोग वीडियो कॉल करते हैं एंड देन एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे तक बात करते हैं वो दोनों। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी अपने रूम में आता है, डोर बंद करता है और वो जाता है सीधा वॉशरूम के अंदर और फिर अपनी आइज़ को क्लोज़ करता है। और जैसे वो आइज़ को क्लोज़ करता है आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वांग जी जो है वो वहीं नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि ये सब झूठ है मॉम, आप मुझे क्यों चले गई ऐसे छोड़ कर। हाँ, मुझे नहीं चाहिए थे डैड। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे डैड चाहिए, मुझे डैड चाहिए। मैं आपसे ज़िद करता था ये बताने के लिए कि मेरे डैड कौन है, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया और बताया भी तो तब जब आप इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। हाँ, किस लोगों के लिए चली गई मुझे छोड़कर। हाँ, इन लोगों के लिए जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें देखते हैं। हाँ डैड, हाँ मेरे डैड, हाँ इतने घटिया इंसान निकले कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था मॉम। और आप कैसे एक ऐसे इंसान से प्यार कर सकती हैं, हाँ जो ऑलरेडी ही मैरिड था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर कि ये इंसान मेरा डैड है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, आपको पता है मॉम, आपकी डेथ के बाद मेरी क्या हाल हुआ था। अब हमें यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, एक बोल सकते हैं हमें ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक गर्ल एक आदमी के सामने बैठी हुई थी और बोल रही थी प्लीज़ ऐसा मत करो। हाँ, हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो आदमी देखता है और बोलता है कि आई एम सॉरी लैनी, मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी ई, मुझे सीरियसली माफ़ कर देना। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी। जो कुछ हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। एंड ये सुनने के बाद ई देखती है और बोलती कि क्या कहा तुमने, कि क्या था वो, एक एक्सीडेंट था। हाँ, तुम्हें एक्सीडेंट लग रहा है।
मेरी मेरी टम्मी में तुम्हारा बेबी है और तुम मुझे बोल रही हो ये सब। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? अगर तुम मैरिड थे, ये सब था, तो तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? हाँ, क्यों छुपाया तुमने मुझसे? तुम जानते भी हो तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया और तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये सुनने के बाद वो पर्सन देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे मेरी वाइफ से कभी प्यार नहीं था। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी और उसके बाद से हम भले ही एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन में थे, लेकिन कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ उससे। मैं बस उसके साथ एक बार ही। एंड ये बोल कर वो अपना सर नीचे कर लेता है। एंड ये देख कर ई को गुस्सा आता है, वो उसके फेस पर स्लैप मारते हैं। और ये कोई नहीं, मिस्टर लैन थे, जिंग हैन जुन, और लैन कंपनी के CEO। ये देखने के बाद जो मिस्टर लैन थे, वो अपने सर को नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे उससे प्यार नहीं हुआ। जब तुम मेरी लाइफ में आई तो तुमसे प्यार हुआ और शायद मेरा वो प्यार सच्चा है। मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ। एंड ये सुनने के बाद उसे एक और स्लैप करती है और बोलती है चुप, एकदम चुप, दोबारा ये घटिया वर्ड मत बोलना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तुम अगर पहले मुझे बता देते कि तुम मैरिड हो तो मैं कभी नहीं बोलती, मैं कभी तुम्हारे सामने तक नहीं आऊँगी। और ये रही इस बच्चे की बात, तो मैं खुद इसे बड़ा कर लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है। कह दूँगी कि इसका डैड इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन याद रखना, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे, और तुम ना ही मेरी कभी शक्ल देख पाओगे। एंड ये बोलकर वो चली जाती है। उनके जाते ही जो जिंग हैन जुन थे, मिस्टर लैन, वो नीचे बैठ जाते हैं और बहुत बुरी तरह से रोते हैं और बोलते हैं ई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मैं लैंस के नाम को ख़राब होते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं नहीं देख सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया तो मैं क्या बोलूँगा मेरे भाई को, मेरे बेटे को? वो उसमें तो उसकी कोई गलती नहीं है ना, गलती मेरी है, मेरी ही गलती है। मैं क्या करूं? ये बोलकर वो अपना सर पकड़ लेता है और बस बहुत बुरी तरह से रोता है। लायन जो कॉर्पोरेशन है उसका CEO लायन जिंग हैन जुन है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी का ओनर है। और जो लायन लायन ई तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये जो कि उनकी सेक्रेटरी है। जब वो उन्हें यहाँ पर ज्वाइन हुई थी तब उन्हें अपने बॉस के लिए सारे काम करने पड़ते थे और कभी कई बार बाहर भी जाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे करके जो लैन बोल सकते हैं मिस्टर लैन थे, वो लैन ई के क्लोज आने लगे, जिस वजह से ई को भी उनसे प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ नाइट भी स्पेंड की। और बोल सकते हैं ना, बहुत सारे वादे करना वही हुआ था। ई अक्सर जो है लैन मैंशन जाया करती थी, वहाँ पर सिर्फ उनका ब्रदर था और कोई नहीं, जो कि लैन किरण था। और वो ई को जानता था। ई काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे से बात भी करते थे वो एक दूसरे से। ई की और लैन किरण की काफ़ी अच्छी बोल सकते हैं बॉन्डिंग थी एज अ फ्रेंड की। ये बहुत बार जाया करती थी, लेकिन लैन करन को ये कभी नहीं लगा कि उसका ब्रदर जिंग हैन जुन और ई के बीच में कोई एज अ लव अफेयर हो सकता है। लेकिन एक दिन जब उसने अपने आप को चेक किया, टेस्ट चेक किया प्रेगनेंसी, तो वो प्रेग्नेंट थी। एंड वो बहुत हैप्पी थी कि वो प्रेग्नेंट है एंड देन वो शादी कर लेंगी, जैसा कि जिंग हैन जुन ने उससे वादा किया था। एंड वो जब वापस से लैन मैंशन गई मॉर्निंग को सेक्रेटरी के तौर पर एज अ काम करने के लिए, एंड उन्होंने देखा कि जो जिंग हैन जुन थे उनके गले एक लेडी लगी हुई थी एंड उनके पास में एक बच्चा भी था। ये देखकर समझ नहीं आया पहले तो ई को, लेकिन फिर वो इग्नोर करती है और अंदर आती है और वहाँ आकर खड़ी हो जाती है। तभी वो लेडी जो मिस्टर लैन थे उनसे दूर होती है और उनके चिक्स पर किस करती है और बोलती है हस्बैंड, हम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए। एंड ये सुनने के बाद तो ई के हाथों में जो फाइल थी वो नीचे गिर जाती है और वो शॉकिंग आई से देखती है जिंग हैन जुन को और बहुत ही मुश्किल से अपने आप को वो संभाल पा रही थी। एंड जो जिंग हैन जुन था वो भी देखता है ई को और वो भी एकदम स्टन रह जाता है वहाँ पर देखकर। इसके बाद वो एक लड़का जो साइड में खड़ा हुआ दबाता है और बोलता है डैड, सच में आपने कहा था कि हम लोग अभी यहाँ पर न आए, लेकिन हम आ गए क्योंकि हम और यूएस में नहीं रहना चाहते थे, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। देखा, मैं आ गया यहाँ पर आपसे मिलने के लिए एंड अब हम यहीं रहेंगे। ये बोलकर वो लड़का स्माइल करता है और लैन किरण को जो बोल सकते हैं मिस्टर लैन थे उन्हें हक कर लेता है। वो भी हक करते हैं उन्हें एंड देन फिर वो बोलते हैं कि तुम सब चलो, मैं तुमको तुम्हारे रूम में ले जाता हूँ। एंड इसके बाद जो मिस्टर लैन थे वो उनके बैग को लेते हैं और लेकर जाना शुरू करते हैं। लैन किरण देखता है और बोलता है ई, एंड फिर वो जल्दी से फाइल उठा कर देता है और बोलता है कि ये लो, क्या हुआ, तुम्हारी फाइल्स नीचे गिर गई थी। ई कुछ भी नहीं बोलती और वो जो है वहाँ से चुपचाप करके चली जाती है अपनी फाइल्स को लेकर। लैन किरण को समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो इग्नोर करते हैं और फिर
जो ई थी वो उस दिन ऑफिस ही नहीं आती। नेक्स्ट डे वो ऑफिस आती हैं एंड देखती हैं और उन्हें बताती हैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। और आगे का तो पता ही है आप लोगों को क्या हुआ था अभी अभी। इसके बाद ई वहाँ से जा चुकी थी और यहीं से शुरू होता है ई का एक अलग ही शुरुआत। ई ने अलग ही अपने जो घर था वहाँ से शिफ्ट कर लिया, अलग टाउन में चली गई और अपने मतलब बच्चे की ग्रोथ के लिए उसने सब कुछ किया, जॉब भी की और धीरे धीरे करके उसे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे थे कि मतलब सिंगल मदर है और सिंगल मदर कितना मुश्किल से अपने बच्चे को बड़ा करती है। ये बहुत मुश्किल काम होता है, अगर कर भी ले तो समाज वाले उसे छोड़ते नहीं हैं, उसे सुना सुना कर मार डालते हैं। लेकिन ई भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने बच्चे को उसने बर्थ दिया और उसके बाद वो बर्थ देने के बाद काम करती थी, क्योंकि ई की फैमिली में कोई नहीं था, वो अकेली इकलौती थी। उसने अपनी मेहनत के दम पर एजुकेशन की एंड एक कंपनी में जॉब भी की। उसकी फैमिली में कोई नहीं था, अपने आप ही वो सब कुछ कर रही थी। और देखते देखते उसका बच्चा, जिसका नाम उसने लायन वांगजी रखा, उसने हाँ अपने बच्चे को लायन सरनेम तो फ़िलहाल नहीं दिया था लेकिन मन में ही सोचा था, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम वांगजी रख दिया था और वो उसे बहुत प्यार करती थी। जैसे जैसे वांगजी बड़ा होता गया और वो अपनी मॉम से पूछता था डैड के बारे में, क्योंकि सारे बच्चे अपने डैड के बारे में बोलते थे। जब भी वो स्कूल जाता था उसके डैड छोड़ने के लिए आते थे, उसे चॉकलेट देते थे और वांगजी बस दूर से ये सब देखता था और पूछता था, क्योंकि अक्सर उसकी मॉम ही उसे छोड़ने के लिए आती थी। वांगजी को बहुत बुरा लगता था कि उसके डैड नहीं है। लेकिन वांगजी जब 8 साल का हुआ तब वो पूरी तरह चीज़ों को समझने लगा और उसने बोला कि मॉम मुझे फाइनली बता दीजिए मेरे डैड कौन है। और धीरे धीरे करके जो ई थी उनकी तबीयत ख़राब रहने लग गई थी, लेकिन वांगजी को वो पता चलने नहीं दे रही थी। और जब वांगजी बोल सकते हैं 3 साल का हुआ था तभी उन्हें पता चल गया था कि उन्हें मतलब बोल सकते हैं कैंसर है, ब्रेन बोल सकते हैं ब्रेन कैंसर है और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। उस टाइम वो सेकंड स्टेज पर थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो बोल सकते हैं अपना इलाज करवाने के लिए गई भी थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उसमें कितनी अमाउंट खर्च होगी और मतलब वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और जब उनके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा भी हुए दैन वो जब गई तो उन्हें पता चला कि उन्हें मतलब सेकंड स्टेज पर हैं और उनके अमाउंट की जो मतलब थी वो और भी बढ़ गई थी। तो ये लानी ने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। और वांगजी 8 साल का होने पर उसके 8th बर्थडे पर इसकी मॉम की डेथ हो गई, जो कि वांगजी के लिए सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। और उसकी मॉम ने बता दिया कि उसका डैड कौन है और उसने सब कुछ बताया वांगजी को कि क्या कुछ हुआ था, किस तरह से चिंग हैंजुन ने मैडम जो लैन थी उन्हें छोड़ दिया और क्या कुछ हुआ। वांगजी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वांगजी इस टाइम 8 साल का था, हुआ था 8 साल का, और अपनी मॉम की स्टोरी जानने के बाद वांगजी लिटरली मतलब एकदम पागल सा हो गया था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम के माउथ से ब्लीडिंग होते हुए देखा था और अपनी आंखों के सामने मॉम को मरते हुए देखा। उसे यकीन नहीं हुआ और उसी टाइम से वांगजी को अपने डैड से नफ़रत हो गई, एकदम नफ़रत। इसके बाद वांगजी की जो मॉम थी उसे वांगजी ने कॉल करके खुद किया, उस बच्चे ने सब कुछ सब खुद किया। और उसके बाद जब पुलिस ने पूछा दैन वांगजी ने साफ साफ बता दिया कि वो किसका सन है। एंड इन सब चीज़ों के बाद पुलिस ने कांटेक्ट किया एंड जो बोल सकते हैं लायन किरण थे उन्हें पता चला और लायन किरण शॉक थे इन सब चीज़ों की वजह से। वो तुरंत ही वहाँ पर आए एंड देखा उन्होंने एंड वांगजी को संभाला और कहा कि वो लायन ई के फ्रेंड थे, वो काफ़ी टाइम से ढूंढ भी रहे थे लेकिन लायन ई उन्हें मिली ही नहीं। एंड ये सब हो गया एंड उन्होंने देखा वांगजी को तो हाँ, लायन वांगजी और जो चिंग हैंजुन थे उनकी शक्ल काफ़ी मिलती जुलती थी और मतलब वो समझ ही नहीं पाए। इसके बाद चिंग हैंजुन को वांगजी को अडॉप्ट करना पड़ा। अडॉप्ट क्या करेंगे, वो फादर था उसका। वांगजी धीरे धीरे करके लायन मैंशन में गया और जो वांगजी की स्टेप मॉम बोलेंगे, जो कि मतलब लायन सेचन की रियल मॉम थी, वो वांगजी से नफ़रत करती थी और लायन सेचन भी वांगजी से नफ़रत करने लगे थे। क्योंकि मतलब ये सब होने के बाद कोई कैसे करेगा, अगर लायन सेचन नफ़रत न भी करते तो उनकी मॉम तो करती ना, जिनका नाम लायन शी था और वो लायन सेचन की बायोलॉजिकल मदर थी और चिंग हैंजुन की फ़र्स्ट वाइफ थी। हाँ, उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। लायन शी बिल्कुल भी वांगजी को पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वांगजी को गुस्सा आता था। और जो लायन किरण थे वो वांगजी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ई थी वो लायन किरण को बहुत पसंद थी और वो एक टाइम पर कन्फेस भी करने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही लायन ई यहाँ से चली गई और जब पता चला उन्हें लायन ई के बारे में और वांगजी के बारे में तो वो शॉक थे एंड उन्होंने वांगजी को अपने घर लाने के लिए बोला।
लैन जो हो सकते हैं चिंग हेंचुन थे वो मान भी गए थे, क्योंकि इतने टाइम में उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी। और जब वांग जी को देखा तो वो देखते ही रह गए, लेकिन वांग जी के मन में अपने डैड के लिए नफरत पूरी तरह से छा चुकी थी। वांग जी लैन वेंचन में रहने लगा और ध्यान सिचन का रवैया वांग जी से स्टेप ब्रदर के जैसा ही था। कभी भी भाइयों वाला प्यार था ही नहीं उनके बीच। और जो लायन सिचन थे उनके बीच में जो नफ़रत थी वांग जी और सिचन के बीच में, वो वांग जी की जो लायन सिचन की मॉम थी लायन शी, उन्होंने डाल दी कि वांग जी यहाँ पर आ गया है, देन उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हाफ हाफ हो जाएगी। और ऐसा ही किया था। चिंग हेन जुन ने अपने दोनों बेटों के नाम प्रॉपर्टीज़ कर दी थी। और मतलब एक हक से अगर बोला जाए तो जो लैन ई थी उनकी भी प्रॉपर्टीज़ थी, बोलेंगे एज अ, क्योंकि वो वाइफ तो नहीं थी लेकिन वांग जी उन्हीं का बेटा था, देन उनके भी हिस्से में प्रॉपर्टी आती थी 50-50%, क्योंकि 50% वांग जी की जो मॉम है उनके हक में जाती है, क्योंकि जो लैन चिंगहन जुन और लैन करन के जो डैड थे उन्होंने ऐसे ही प्रॉपर्टी को बनाया था, क्योंकि ये उनकी बोल सकते हैं एज अ फैमिली टाइप में चलती आई थी। तो ये ऐसी ही थी, जो उनकी वाइफ्स होंगी, जो बच्चे होंगे, उनमें ऐसे ही डिवाइडेड होगी। और जो वांग जी की मॉम की जो बोल सकते हैं प्रॉपर्टी थी वो वांग जी के टाइप में ही ऐड हो गई, जिस वजह से नफरत और भी बढ़ गई, क्योंकि वांग जी के पास 60% प्रॉपर्टी थी लान करन मिंचिंग हेंजुन की, और जो लान सिचन थे उनके पास बोल सकते हैं कि 45% थी, एंड बाकी की उनकी मॉम के पास थी। और ये ही सबसे बड़ी नफरत का वजह था। और अब बस लान सिचन चाहते थे कि जो वांग जी के पास प्रॉपर्टी है वो उसके पास हो जाए, और वांग जी डे बाई डे नफरत, बदतमीज़, ये सब करता गया। वो एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं अपने डैड से इतनी नफरत करता है कि वो शक्ल तक देखना नहीं चाहता। और वांग जी स्पॉइल्ड किड बन गया, इतने पैसे खर्च करता है ना कि वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसका डैड कौन है। वांग जी जानता है अपनी मॉम को, उसने रात रात भर काम करते हुए देखा है, और अब वो बिल्कुल पैसों की कोई परवाह नहीं करेगा, जैसे चाहे वैसे उड़ाएगा। वांग जी बहुत सारे डोनेट भी करता है पैसे, ऐसे नहीं है कि वो नहीं करता है। जब वो बच्चों को ऐसे सड़क पर देखता है दैन वो हेल्प करता है उन सब की। लेकिन ये पर्सनालिटी बहुत अलग है वांग जी की। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और उसकी जो मॉम के लास्ट वर्ड थे वो उनकी आंखों में, उनके कानों में सुनाई दे रही थी। अपनी मॉम की जो छवि थी, कैसे उसकी मॉम के माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी लास्ट स्टेज कैंसर पर, ये सब वांग जी कभी भूल ही नहीं पाया। और बस वो नफ़रत करता है इन सब लोगों से, और वांग जी अच्छे से जानता है कि इनमें से ये 2 लोग बस वांग जी की प्रॉपर्टी चाहते हैं। लेकिन हाँ, अंकल लैन करन वो बहुत प्यार करते हैं वांग जी से, वो एकदम बहुत ज़्यादा ही। और ये सब चीज़ें वांग जी को पसंद है। वांग जी तुरंत ही उठता है एंड देन बाहर आता है और सो जाता है। अब हमें दूसरी ओर वीजिंग को दिखाया जाता है। वीजिंग वापस से जियांग मैंशन जाता है, और जियांग मैंशन जाने के बाद वो सो जाता है सीधा। अब हमें मैडम यू को दिखाया जाता है। मैडम यू का फ़ोन रिंग करता है। मैडम यू अपने फ़ोन को देखती हैं, और देखने के बाद वो उठाती हैं और पिक करती हैं, और फिर वो बोल देती है कि ओके देन हाँ, हम आएंगे पार्टी के अंदर। इसके बाद वो अच्छे से रेडी वगैरह होती हैं एंड इवनिंग को जो है वो चली जाती है पार्टी के अंदर। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग हो जाती है, वीजिंग आता है उठकर, और आने के बाद वो डायरेक्टली रेडी हो जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। मैडम यू देखती हैं और फिर बोलती हैं कि वीजिंग, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया। ये सुनने के बाद तो वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलते कि क्या क्या। तो मैडम यू बोलती हैं कि हाँ, तुम्हारी शादी लैन कंपनी के ओनर जो लायन सिचन है उनसे होने वाली है, और ये शादी 1 हफ्ते में हो जाएगी। वीजिंग बोलता है ये आप क्या बोल रही हैं। मैडम यू घूर कर देखती हैं और बोलते हैं शट अप, एंड ये बोलकर वो तुरंत ही उठकर चली जाती हैं। वीजिंग की तो जैसे मानो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई थी। वीजिंग बोलता है हाँ, ये सब क्या है। मैडम ये रूम में आती हैं एंड वो स्माइल करती हैं और बोलती हैं कि हाँ, बस तुम्हें मुझे अब यहाँ से निकालना होगा, और मुझे काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिला था चिंग हेन जुन से। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी अगर मैं उनके बेटे से करवा देती हूँ, फर्स्ट बेटे से, तो ये काफ़ी अच्छा होगा, हमारी बिज़नेस भी अच्छा होगा, एंड देन वैसे भी अभी जियांग चेंग 18 साल का होने वाला है, उसके बाद वो कंपनी का ओनर बन जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मी वो जियान कंपनी का ओनर बन के बैठे। मुझे ये एक आंख नहीं बहाता, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। हाँ, मुझे करना पड़ता है, लेकिन एक बार बस मेरा बेटा ओनर बन जाए, उसके बाद देखना, मैं इस वीजिंग को तो भटकने तक नहीं दूंगी। हाँ, एंड ये बोलकर वो स्माइल करती हैं, और उसके बाद वो बात वगैरह लेकर अपनी बैग को लेकर निकल जाती हैं पार्टीज़ करने के लिए। ऐसे ही उनके दोनों बच्चे हैं वो भी निकल जाते हैं। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी मॉर्निंग को उठता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से हैंगओवर होता है। वांग जी उठकर अच्छे से रेडी होता है और कपड़े पहनता है और अपनी बाइक की कीज़ लेता है और निकल कर बाहर आता है। वांग जी पूरे 10 बजे आता है, और जो लायन करन थे वो बैठे हुए थे हॉल के अंदर, एंड वो देखते हैं और बोलते हैं
कि वांग जी देखता है और बोलते कि अंकल आप। तो लायन किरण बोलते वांग जी ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा। वांग जी बोलते कि हाँ आप तो जानते ही है ना, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, रहने दीजिए ना, छोड़िए। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है वांग जी तुम्हारी मॉम तुम्हें इस हालत में, तो वो चुप हो जाता है, देखता है और बोलता है अंकल प्लीज़ मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता। तब चिंग हैन जुन आता है और बोलता है ये लड़का बिल्कुल बदतमीज़ हो चुका है। वांग जी अपने फेस को टर्न करता है और देखता है और बोलता है कि ओ सच में, हाँ मुझे तो नहीं लगता, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आपको लगता है, आप अपने दिमाग का इलाज करवाइए। एंड ये बोलकर देखता है लायन किरण को और स्माइल करता है और जल्दी से उन्हें हक करता है, उनके चिक्स पर किस करता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। लायन किरण देखते हैं और स्माइल करते हैं। फिर चिंग हैन जुन देखता है और बोलता है किरण। ये देखने के बाद जो लायन किरण थे वो टर्न होते हैं और बोलते हैं बोलो क्या हुआ। लायन किरण को देख कर चिंग हैन जुन बोलता है कि ये वांग जी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, तुम उसे कुछ कहते क्यों नहीं हो। ये सुनने के बाद जो लायन किरण थे वो स्माइल करते हैं और बोलते कि ओह अच्छा वो बिगड़ गया है, हाँ लेकिन उसे इस तरह बनाया किसने है। हाँ तुमने ही ये सब किया है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज ई हमारे बीच जिंदा होती और तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी जो तुमने किया है उसको लेकर। एंड ये बोलकर लायन किरण चुपचाप चला जाता है। लायन किरण के जाने के बाद चिंग हैन जुन अपने मन में सोचते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ मैंने सब मैसअप कर दिया है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वांग जी को कोशिश कर रहा हूँ कि वो सुधर जाए, वो नफ़रत करना बंद कर दे अपने भाई से। लायन सेजन उसका बड़ा भाई है और बस वो हैप्पीली रहें। एंड फिर वो चले जाते हैं वहाँ से, वो ऑफिस आते हैं एंड अपना काम करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जो लायन सेजन थे उन्हें ऑफिस रूम में बुलाते हैं और उन्हें देखते हैं, जो बोल सकते हैं लायन शी थी वो भी आती हैं क्योंकि वो भी काम करती हैं, मतलब उन्हें भी तो नज़र रखनी पड़ती है ना भाई कि कंपनी कहीं वांग जी हड़प ना ले। और वांग जी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन हाँ वो अपने बिज़नेस के बारे में काफ़ी अच्छे स्किल रखता है, बस वो काम ही नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि संभाल लेंगे ये लोग, क्या करेंगे। लायन शी और जो लायन सिचन थे वो बैठे हुए थे। लायन जो बोलते चिंग हैन जुन थे वो बोलते हैं कि सिचन मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़की को देखा एंड काफ़ी अच्छी फैमिली है। ये सुनने के बाद जो लायन वो सिचन थे उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो बोलते हैं डैड, लेकिन तभी जो लायन शी थी वो उनके मतलब बोल सकते हैं लायन सिचन का जो एक हाथ नीचे था उसे स्क्वीज़ करती हैं। एंड लायन सिचन अपनी मॉम को देखते हैं और जो लायन शी थी वो उसे चुप रहने के लिए बोल देती है और अपना मतलब आई से ही उसे इशारा करती है। इसके बाद जो लायन सिचन था वो दिखता है और बोलता है ठीक है डैड, लेकिन जो मिस्टर लायन थे वो बोलते हैं क्यों, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। तो लायन सिचन बोलता है नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं और लायन ई जो है और लायन शी जो है वो पूरी फाइल पढ़ती हुई यिंग की, और पढ़ने के बाद वो स्माइल करती है और बोलती है काफ़ी अच्छा है, और हाँ अपने जो भी बच्चों के लिए सोचा वो काफ़ी अच्छा ही होगा, हमारी कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन कर लेंगी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करती हैं और फिर वो लायन सिचन को लेकर वहाँ से चली जाती है। लायन सिचन बोलता है मॉम ये सब क्या है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद लायन शी बोलती चुप करो तुम, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम शादी कर भी लोगे तो, हाँ और हम उसे निकाल के धक्के मार के निकाल देंगे जिससे भी तुम्हारी शादी होगी, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी 2-3 मंथ के अंदर उसे डिवोर्स करवा दूँगी, उसके बाद जिससे शादी करनी है उससे कर लो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे डैड की नज़र में अच्छे बने रहो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे डैड तुम्हारे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दें, उसके बाद हम इस वांग जी को एंड देन तुम्हारे उस जो भी हो 3rd क्लास हस्बैंड को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ऐसा सुनने के बाद लायन सिचन बोलते मोम, लेकिन जो लायन शी थी वो बोलते चुप करो तुम, क्या तुम अपनी मॉम की बात नहीं मानोगे। ये सुनने के बाद लायन सिचन चुप हो जाता है और बोलता है ओके ठीक है। एंड ये बोलने के बाद वो चला जाता है वहाँ से। फिर वो अपने ऑफिस रूम के अंदर आता है और बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड वो वी के बारे में सर्च करता है और बोलता व्हाट, कि क्या है ये सब, हाँ। एंड तभी उसका फ़ोन रिंग करता है एंड वो अपने फ़ोन को देखता है और बोलता है हाँ अब मैं इसे क्या बोलूँगा। वो फ़ोन को पिक करता है और फिर बोलता है कि हेलो। दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि हाँ कि क्या कर रहे हो तुम। दूसरी ओर से एक बॉय जो है वो बोलता है कि तुम क्या ठीक हो, मुझे तुम्हारे साथ लंच पर बाहर जाना है। मेरे फ्रेंड चाहते हैं कि मैं तुम्हें मिलवा दूँ, क्या तुम आओगे। तो ये सुनकर लायन सिचन बोलते कि हाँ कब। तो वो बोलते कि अभी आ जाओ, ठीक है। एंड ये सुनने के बाद लायन सिचन मना नहीं कर पाते एंड वो चले जाते हैं। अब हमें वी जिंग को दिखाया जाता है। वी जिंग जो था वो सदमे में ही अपने ऑफिस आता है एंड आकर बैठ जाता है। वैन किंग देखती है और बोलती वी क्या हुआ तुम्हें। वी जिंग जो है वो दिखता है और वो रोने लगता है। वैन किंग वी के पास आती है और बोलती वी क्या हुआ तुम्हें। वी जिंग रोते हुए बोलता है वैन किंग क्यों मेरी स्टेप मॉम जो है वो मतलब
स्टेप मॉम नहीं, मेरी मेरी आंटी, पता नहीं क्यों वैन किंग मेरी मेरी आंटी मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने पे लगी हुई है। अभी अभी तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया, मेरी मेरी शादी करवा दिया। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग बड़े बड़े आंखें करती और बोलती क्या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ। वही किंग बता मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी शादी करवा रही है और वो भी पता नहीं किससे करवा रही है। मैं जानता हूँ लैंड कंपनी से, उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा और हाँ इसलिए वो मेरी वेडिंग करवा रही है, मेरी वेडिंग करवानी है। हाँ मुझे लगता है कि जियांग चेंग 18 साल का हो जाएगा, मुझे अच्छे से पता है। एंड देन उसके बाद हाँ वो इस कंपनी का ओनर होगा और कहीं मैं हाँ सब चीज़ें लेने के चक्कर में कहीं वेडिंग ना करूं। एंड देन अगर मैं किसी गर्ल से शादी करूंगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ आकर रहेगी एंड उन्हें प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए वो मेरी ही शादी करवा रहे हैं और मुझे ही भेज रहे हैं। ये सुनकर वैन किंग बड़ी बड़ी आंखें करती है और बोलती तुम्हारी आंटी ऐसा कैसे कर सकती है। वैन किंग बोलता है हाँ मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रखा है उन्होंने, अब से लेके बचपन तक। मैं जब से इनके पास आया हूँ तब से इन लोगों ने मेरी पूरी लाइफ को हेल बना दिया है और अब ये चाहती हैं कि मैं। तभी वैन किंग देखती है और बोलती वे शांत हो जाओ। वे किंग बोलता वैन किंग कब तक शांत हो जाऊँ मैं, हाँ कब तक। एंड मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। वैन किंग बोलते वे किंग तुम मना कर दो। वे किंग देखता है और बोलता हाँ मना कर दूँ, तुम्हें लगता है मैं मना कर पाऊँगा। तुम्हें नहीं पता बचपन में अगर मैं कोई गलती भी करता था ना तो वो मुझे बुरी तरह से मारती थी और अब हाँ भले ही वो मुझे मारती नहीं है लेकिन मुझे टॉर्चर अच्छे से करती है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो किस हद तक जा सकती हैं और मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, मेरी दिमाग ख़राब हो जाएगा। वैन किंग बोलते वे किंग चिंता मत करो, हाँ हम कोई उपाय निकाल लेंगे, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे तो तुम्हारी ये वेडिंग तोड़ने का। वी किंग देखता और बोलता हाँ कि क्या निकालोगी सोल्यूशन, तुम क्या निकालोगी। वैन किंग बोलते वे शांत हो जाओ। ऐसे भी वीजिंग तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो ना। वीजिंग देखते हो और बता हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैन किंग उसे समझ में क्यों नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं चाहता, वो बस मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। मैं एक कठपुतली की तरह कब से लेके अब तक बस पिसता आया हूँ, अपने इशारों पर नचाती है वो मुझे। ये सुनकर वैन किंग देखते वीजिंग को और बोलते वीजिंग वैसे ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीजिंग देखता घूर के और बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। वैन किंग देखती है और बोलती हाँ वीजिंग मुझे घूरना बंद करो और ये कोल्ड एक्सप्रेशन बंद करो, बिल्कुल हो गए तुम औरों के लिए बॉस लेकिन मेरे लिए फ्रेंड हो और फ्रेंड मान के तुम्हें मैं एक बहुत ही अच्छी जो है ना स्कीम बता रही हूँ। वीजिंग देखता है और बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। वैन किंग बोलती मेरे पास एक आइडिया है। वीजिंग बोलता हाँ कौन सा आइडिया। वैन किंग बोलते इधर आओ एंड वो वीजिंग को बता देती है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ क्या सच में ऐसा हो सकता है। वैन किंग बोलती ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है। वीजिंग बोलता है अगर ऐसा है तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। वैन किंग बोलती वीजिंग जैसा मैंने कहा अगर तुम वैसा वैसा करते जाओगे तो तुम्हारे लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, तुम्हें जियांग फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा और जब तुम्हारी शादी हो जाए तो अपने उस हस्बैंड को डिवोर्स दे देना, वैसे भी 2-3 मंथ के अंदर डिवोर्स ले लेना एंड बस तुम उसके बाद फ्री। ना ही तो जियांग्स का तुम पर हक होगा और ना ही लैंस का। वीजिंग ये सुनकर बोलता वैन किंग सच में तुम मेरी बहुत ही अच्छी वाली फ्रेंड हो। वैन किंग बोलती कि हाँ मुझे पता है, अब मस्का लगाना बंद करो, तुम्हारी मीटिंग्स है। वीजिंग मुँह बनाता है और हाँ मीटिंग्स एंड फिर वो तुरंत ही जो है देखता है बोलता हाँ बताओ ठीक है। इसके बाद वैन किंग बताना शुरू करती है एंड वीजिंग वैसे वैसे काम करना शुरू करता है। वीजिंग फाइलों को चेक करता है एंड देन उन पर सिग्नेचर करता है, गलतियां निकालता है। वैन किंग जाकर अपना काम करती है। वहीं हम देखते हैं जियांग चेंग को। जियांग चेंग अपने कॉलेज आता है एंड वो आकर बैठ जाता है और जो है वो देखता अपने फ्रेंड्स को, उसके फ्रेंड्स जो है वो इन्जॉय कर रहे थे और काफ़ी फुल ऑन मस्ती में थे। तभी वहाँ पर वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी के आते ही जो गर्ल्स थी वो तो वांग जी के पास चली जाती है एंड ये देखकर वांग जी का जो बोल सकते हैं फ्रेंड तानी हुसैन और जो शू यांग वो बोलते कि ओ माय गॉड वाह क्या बात है वांग जी, सच में तुम्हारी हैंडसमनेस पर तो पूरी गर्ल की कॉलेज की गर्ल फिदा है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ लेकिन मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस वो वी वूजियान चाहिए। मेरा बेबी बॉय कहाँ चला गया, मुझे बस उसे ढूंढना है, मैं कैसे मिलूँ। तभी जो शू यांग था वो स्माइल करता है और बोलता है वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें। वांग जी बोलता हाँ क्या। तो शू यांग बोलता है कि जो जियांग चेंग है ना। वांग जी देखता है बोलता हाँ जियांग चेंग, हाँ जानता हूँ, क्यों क्या हुआ। तो वो बोलता है कि वांग जी तुम्हें पता नहीं है जियांग चेंग और वी वूजियान दोनों ब्रदर्स हैं। मेरा मतलब है कि जियांग फैमिली ने वीजी को अडॉप्ट किया था। एंड ये सुनने के बाद वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलते क्या जियांग चैंग। तो बोलते कि हाँ बिल्कुल। वांग जी बोलता है अरे यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जियांग चैंग वो तो मेरा फ्रेंड है यार, अभी देखो हम मुझसे बात करते हैं। एंड ये बोलकर चला जाता है वांग जी।
ये देखकर शो यंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता, हाँ सच में ये वांगजी ना, मुझे लग रहा है वीइंग को लेकर पागल ही हो रहा है। बस इसका पागलपन ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि मैंने देखा है अगर वांगजी की चीज़ को कोई भी ज़्यादा अगर टच करता है तो वांगजी पता नहीं कैसे क्रेजी हो जाता है। आई थिंक कहीं ना कहीं वांगजी के अंदर ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के बारे में आई थिंक मेरे अलावा शायद इसके अंकल ही जानते हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस वांगजी का ये पागलपन वीइंग जो वीइंग है उसे लेकर उतर जाए, वरना पता नहीं ये क्या ही कर बैठेगा। मैं कोशिश करूँगा कि वांगजी को समझा सकूँ, वरना ये वांगजी के लिए बुरा होगा, और उससे भी ज़्यादा ये वीइंग के लिए बुरा होगा। इसके बाद शू यांग भी चला जाता है। वांगजी आता है और देखता है जियांग चैंग को और बोलता है, हेलो बडी। एंड ये देखने के बाद जो जियांग चैंग था वो अपने फेस को टर्न करता है और देखता है और बोलता है कि ओह लाल वांगजी, क्या बात है, आज तुम्हें मैं कैसे याद आया। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि अरे यार तुम कैसे बातें कर रहे हो, हम फ्रेंड्स हैं ना। ये सुनने के बाद जियांग चैंग देखता है घूर के और बोलता है, ओह रियली, सच में हम फ्रेंड्स हैं। वांगजी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं फ्रेंड्स हैं, और वैसे भी मैं तो तुम्हें इनवाइट करने वाला था आज, वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड्स को पार्टी दे रहा हूँ, तुम आओगे। ये सुनकर देखता है जियांग चैंग और बोलता है कि सच में। वांगजी बोलता ऑफ कोर्स यार, क्या तुम मुझे पे भरोसा नहीं करते हो। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता बिल्कुल नहीं। वांगजी देखता है और बोलता, हाँ तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, चलो चलो यार पार्टी करते हैं। एंड इसके बाद वो लोग जो है कुछ बातें करते हैं, और शू यांग देख रहा था कि भाई वांगजी सच में अपने मतलब के लिए किसी के साथ कैसा भी बिहेव कर सकता है। हम वांगजी को देखते हैं जो जियांग चैंग के साथ साथ घूम रहा था और स्माइल कर रहा था और बोल रहा था, वी वुजियान, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा, इसके लिए मुझे इस गधे को क्यों ना करना पड़े साथ में। एंड ये बोलकर वो एक टेबल वाली स्माइल देता है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो है वो अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कर लेता है। उसके बाद वो जो अपने फ्रेंड्स थे सभी को इनवाइट करता है इवनिंग को बाहर में पार्टी के लिए, ताकि वांगजी का प्लान ये था कि वो ड्रंक करके जियांग चैंग को उससे वीइंग के बारे में पूछे। और इसके बाद ऐसा ही होता है। वांगजी इवनिंग को जो है पहुंच जाता है बाहर के अंदर, और उसके बाद सारे फ्रेंड्स मिलकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। वांगजी इतनी ड्रिंक नहीं करता, कर भी लेता है तो वो अपने आप को हैंडल कर सकता है। वांगजी जियांग चैंग से पूछता है कि वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तो वो बता देता है। और जियांग चैंग बोलता है कि ओ, तुम वैसे मेरी फैमिली के बारे में क्यों पूछ रहे हो। वांगजी बोलता है जस्ट ऐसे ही, बस, क्यों पूछ नहीं सकता। ये सुने कि जियांग चैंग बोलता है कि नहीं पूछ सकते हो, बस ऐसे ही बोल रहा था तुमसे। इसके बाद वांगजी बोलता है कि ओह रियली, वैसे मुझे लगता है कि तुम अपनी कंपनी वगैरह में तो जा नहीं सकते हो ना। ये सुनने के बाद जियांग चैंग देखता घूर के और बोलता हाँ क्यों नहीं जा सकता, ऑब्वियसली मैं जा सकता हूँ। वांगजी बोलता है कि ओह रियली, सच में, देखते हैं फिर तुम रियल में उस कंपनी के ऑनर हो या नहीं। जियांग चैंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं ही ऑनर हूँ। हाँ वो बेवकूफ़ बेबूजियान, हाँ वो कौन सा ऑनर होगा उसका, मैं ऑनर हूँ। और वैसे भी बहुत जल्द, एंड इससे पहले कि वो बोल पाता कि वीइंग की वेडिंग होने वाली है, वो रुक जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को मैं बोलूँगा नहीं, दिखाऊंगा कल। ये सुनकर वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स हम वेट करेंगे। एंड शू यांग देखता है और अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है हाँ, वांगजी बिना अपनी चीज़ों के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। और इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता, एंड ऐसे ही करके वो ड्रिंक होते हैं। एंड वांगजी जो है अपनी गार्ड को भेज देता है कि इसे इसके घर छोड़ देना। इसके बाद वांगजी तुरंत ही चला जाता अपने घर, और फिर से उसके डैड का वही लेक्चर, लेकिन वांगजी इत्तू सा भी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो निकल जाता है। उसके बाद से वांगजी अपने रूम में जाता है और सो जाता है। लान किरण देखते हैं वांगजी के रूम में आकर वांगजी सो चुका है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलते, वांगजी को कवर करते हैं, वांगजी के शूज़ निकालते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी के रूम का डोर बंद करके वांगजी पीसफुली सो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें वी जिंग को दिखाया जाता है। वी जिंग अपने अपार्टमेंट था, क्योंकि उसे घर नहीं जाना था, क्योंकि अब उसके लिए वो घर नहीं था, एक बोल सकते हैं कि जेल थी। सच में वी जिंग जेल में रहता आ रहा है। और वी जिंग बोलते कि हाँ, पैन किंग ने सही कहा, अगर मुझे उस कैद से आज़ाद होना है तो मुझे ये शादी करनी होगी। हाँ, वैसे भी कौन सा प्यार करता हूँ, प्यार तो मैं किसी से नहीं करता, शेमलेस। हाँ, पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ता है। सही कहा, मेरी वेडिंग हो गई तो ना ही तो मुझ पर जैंग्स का हक रहेगा, और रही बात लैंस की, तो उन्हें तो मैं आसानी से निकल सकता हूँ। मैं बोल दूंगा मुझे डिवोर्स चाहिए, एंड देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड ये बोलकर वीजिंग एक चैन की सांस लेता है और बोलता है, वीजिंग रेडी हो जाओ, तुम आज़ाद होने वाले हो अपनी इस लाइफ से। हाँ, कितना अच्छा होगा ना, ये कंपनी, ये काम सब छूट जाएगा। मुझे तो वैसे भी नहीं चाहिए था ये सब चीज़ें। और इसके बाद वीजिंग आराम से सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग उठता है, रेडी होता है, एंड अपना फ़ोन देखता है तो मैडम यू की ढेर सारी मिस कॉल्स थी। वीजिंग फ़ोन पिक करता है, जो बोल सकते हैं कॉल करता है, और बोलता है कि जी। दूसरी ओर से मैडम यू चिल्लाते हुए बोलती हैं कि आज इवनिंग को तुम्हें घर आना है, तुम्हारी
मतलब बोल सकते हैं जिससे वेडिंग होने वाली है वो आने वाला है। वी जिंग बोलता है कि आंटी मुझे किसी को कुछ भी देखना वेखना नहीं है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं शादी कर लूँगा। मैडम यू बोलती कि तुम श्योर हो? वी जिंग बोलता है कि हाँ, लेकिन मैडम यू बोलते तुम्हें आना होगा। वी जिंग बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। एंड इसके बाद वी जिंग चुपचाप करके निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। वी जिंग ऑफिस आता है, अपने रूम में जाता है और जो ऑफिस रूम था उसमें जाकर अपने काम करने लगता है। वैन किंग देखती है कि वी जिंग कितना परेशान है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी। उसके पास इतना ही था कि वो वी जिंग को बस सॉल्यूशन दे सकती थी, जो कि उसने दे दिया था। और अगर सब ठीक रहा तो वी जिंग इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाएगा, और यही वी जिंग को चाहिए था। ऐसे ही करके 2 घंटे बीत जाते हैं। वी जिंग जो था वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी उसके ऑफिस का जो रूम था वो डोर ओपन होता है और जियांग चैंग अंदर आता है। वी जिंग जो है अपने सर को ऊपर करके देखता है और बोलता है कि चैंग तुम? तो जियांग चैंग बोलता है कि हाँ क्यों, मैं आ नहीं सकता, वैसे भी मेरा ही ऑफिस है, मेरी कंपनी है। वी जिंग ये सुनकर कुछ नहीं बोलता। और वो बोलता है कि आ सकते हो। और वो देखता और बोलता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो चुपचाप करके यहाँ से निकल जाओ। वी जिंग देखता है और फिर वो उठ जाता है अपनी चेयर से, जो कि CEO की थी। एंड वी जिंग वहाँ से उठकर अपनी मीटिंग को करने के लिए निकल जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी ऑफिस को देख रहा था, तभी उसकी नज़रें वी जिंग पर जाती है। वी जिंग ने जो है वो ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। ओ माय गॉड, वी जिंग कितना एरोगेंट लग रहा था। और वी जिंग को देखने के बाद वांग जी बोलता, ओ माय गॉड माय ब्यूटी, तुम तो सच में मेरी जान ही ले डालोगी, और अब तुम मेरे हो। एंड ये बोलकर वांग जी वी जिंग के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। वी जिंग जो है अपने रूम के अंदर आता है, जो कि उसका ऑफिस बोल सकते हैं मीटिंग रूम था, वहाँ पर आता है। इस वक्त कोई नहीं था, और वांग वी जिंग की जो मीटिंग थी वो मीटिंग लगभग 2 घंटे के बाद शुरू होने वाली थी। वी जिंग आता है और आकर डोर को जो है क्लोज करता है। एंड देन वी जिंग बोलता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। वी जिंग तुरंत ही जाता है जो वॉशरूम था वहाँ पर, अपने फेस वगैरह को क्लीन करता है, और क्लीन करके वी जिंग जैसे ही बाहर निकलता है तब वो देखता है कि एक पर्सन डोर को बंद कर रहा है। एंड ये देखने के बाद वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है कि कौन हो तुम? और ये आवाज़ सुनते ही वांग जी रुक जाता है और स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड। ये सुनने के बाद वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वी जिंग ये वॉइस पहचानता था, क्योंकि ये उसी शेमलेस बच्चे की थी। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग देखता बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलते, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? वी जिंग तुरंत ही आता है और देखता है तो उसके सामने लैन वांग जी था। वी जिंग देखता और बोलता, तो शेमलेस बच्चे। वांग जी देखता और बोलता, हाँ आप मुझे शेमलेस बच्चा कैसे बोल सकते हैं? मैं कोई शेमलेस बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम लैन वांग जी है, और अगर तुमने मुझे दोबारा से शेमलेस बच्चा बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वी जिंग बोलता, बकवास करना बंद करो और निकलो, मेरे रूम में क्या कर रहे हो तुम, ऑफिस रूम में? ये देखने के बाद वांग जी बोलता है कि हाँ ऑफिस रूम आपका है? ओ मुझे नहीं पता था, मैं तो यहाँ किसी काम से आया था। वी जिंग बोलता है, तुम यहाँ पर क्या काम है तुम्हें? हाँ निकलो यहाँ से। वांग जी बोलते कि हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे कैसे जाऊँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला। और तुम तो ना ऐसे गुस्सा करते हो बहुत अच्छे लगते हो। ओ माय गॉड, तुम पर ये गुस्सा सूट नहीं करता। वी जिंग बोलता, शेमलेस शट अप एंड निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता, यार कितना अमेजिंग, तुम ऐसे जब बोलते हो ना तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर ना किसी ने क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। वी जिंग देखता है और बोलता है, तुम बच्चे होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ वांग जी बोलता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। वांग जी धीरे धीरे करके ये बोलकर वी जिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वी जिंग बोलता, तुम क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता, हाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि मैं बच्चा नहीं हूँ। वी जिंग जो है अपने मन में बोलता है, ये शेमलेस परवट बच्चा कहीं का, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, और मुझे डर क्यों लग रहा है इससे? नहीं वी जिंग, तो तुम डर नहीं सकती हो। वी जिंग जो है एक जगह पर खड़ा हो जाता है एंड वो देखता है वांग जी को और बोलता है, अभी के अभी बाहर निकल रहे हो या मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाऊं? ये सुनने के बाद वांग जी देखता और बोलता है कि ओह रियली, आप सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएंगे? वी जिंग बोलता, हाँ मैं बुलाऊंगा, या तो तुम अभी के अभी बाहर निकलो या मैं धक्के मार कर तुम्हें बाहर निकलवाऊं। वांग जी बोलता है कि हाँ ये बहुत गलत बात है, आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी, याद रखिएगा। जब आपसे मैं वेडिंग करूंगा, आप मेरे बेड पर होगे ना तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। वी जिंग जो है वो बोलता है, भगवान कितने शेमलेस हो तुम। वांग जी बोलता, हाँ शेमलेस बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई शेमलेस नहीं हूँ, बस जो चीज़ मेरी है वो मेरी है और आप मेरे हो। वी जिंग जो है वो देखता है तो वांग जी बिल्कुल वी जिंग के क्लोज आ जाता है, और ये देखकर वी जिंग घबरा जाता है एंड वो वांग जी को पुश करता है। लेकिन जो वांग जी था वो वी जिंग की टाई को पकड़ता है और उसे खींच लेता है, जिस वजह से वी जिंग डिसबैलेंस होता है, और जो वांग जी गिरने वाला था वांग जी भी नीचे गिरता है एंड वी जिंग उसके ऊपर, एंड दोनों के लिप्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। एंड ये देखकर तो वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और वो बस शॉकिंगली देख रहा था। और वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जब ये फील करता है तो बोलता, ओह माय गॉड। एंड वो वी जिंग जो उठने वाला था, लेकिन वांग जी उसकी नेक को पकड़ता है एंड नेक को पकड़ने के बाद वो
वीजिंग को किस करना शुरू करता है और वो भी बहुत ही रफली। एंड वीजिंग हिलने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसे डीपली किस करता है और तभी वांग जी जो है वो वीजिंग के माउथ में अपने टंग को इंसर्ट करता है एंड देन उसके पूरे माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करना शुरू करता है। और तभी जो रूम था यानी ऑफिस का जो हो सकते हैं मीटिंग रूम था उसका डोर ओपन होता है और वीजिंग अंदर आती है और बोलते वीजिंग ये फाइल तुम भूल गए थे। एंड ये देखने के बाद वैन किंग फ्रीज एंड वैन किंग के हाथों से जो फाइल वगैरह थी वो सब नीचे गिर जाती है। एंड फाइल गिरने की आवाज़ सुनकर वीजिंग थोड़े से अपनी आइज़ को ऊपर करके देखता है और वो देखकर शॉक। तभी वांग जी से वीजिंग अपने आप को झटके से छुड़वाता है और देखता वांग जी को घूर घूर के। वैन किंग देखती है और बोलती ये मैं क्या क्या देख रही हूँ वीजिंग देखता है और बोलता है ये कुछ भी नहीं था वैन किंग वो। एंड वांग जी देखता है और बोलता है सो स्वीट, सच में मेरा आज यहाँ आने का काम तो पूरा हो गया, काफ़ी स्वीट है तुम्हारे लिप्स। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं स्वीट हार्ट। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को देखकर उसकी ओर विंक करता है और वहाँ से चला जाता है। वीजिंग की तो शॉक के मारे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग तो जैसे मानो सदमे में था एंड वो बस देख रहा था। वीजिंग सोचता है ये क्या हो गया उसके साथ। वीजिंग वहीं पर नीचे बैठ जाता है और बोलता है हाँ ये क्या था, एक बच्चा, मैं ये बोलकर वीजिंग अपने बालों को खींचता है और वीजिंग के बाल ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं। यह देखकर वैन किंग जोर जोर से हंसने लगती है। वीजिंग देखता है घूर के और बोलता है तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। वैन किंग देखती है और बोलती है कि हाँ क्यों नहीं आएगी वीजिंग, मुझे ऑफ कोर्स हंसी आएगी, तुम देख रही हो अपने आप को। और माय गॉड पहली बार मैंने देखा है कि एक बच्चे ने तुम्हें हैरेस कर दिया। ओह माय गॉड वीजिंग वीजिंग देखता और बोलता शट अप वैन किंग वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ये सुनकर वैन किंग देखती है और बोलती कि रियली हो निकाल सकते हो मुझे। वीजिंग बोलता हाँ निकाल दूंगा। वैन किंग देखती है और बोलती कि हाँ गुस्सा करना बंद करो, वैसे भी तुम औरों के सामने एरोगेंट बन सकते हो, मेरे सामने नहीं। वीजिंग देखता है वैन किंग को घूर घूर के। उसके बाद वैन किंग बोलती कि अपने हुलिये को ठीक कर लो। एंड जो अभी अभी हुआ वो तो देखने लायक था वांग जी। ओ माय गॉड वैसे वैसे था कौन वो भी। वीजिंग देखता और बोलता कोई नहीं एक शिमलस बच्चा था। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि ओ माय गॉड वीजिंग वैसे काफी हैंडसम था वीजिंग। वीजिंग देखता और बोलता तुम चुप करोगी। वैन किंग बोलती हाँ 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 ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन वैसे वीजिंग काफी स्वीटली किस कर रहा था, कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें मजा आया? वीजिंग बोलता वैन किंग बोलती सॉरी ठीक है। एंड अपने हुलियो को ठीक कर लो, ठीक है वॉशरूम में जाकर मीटिंग शुरू होने वाली है। वीजिंग बोलता मीटिंग तो अभी नहीं होने वाली है ना। वैन किंग बोलती कि हाँ मीटिंग तो नहीं होने वाली है, लेकिन क्या तुम सबके सामने ऐसे हुलिये में आना चाहते हो? एक मिनट जाकर जरा देख लेना अपने आप को। वीजिंग तुरंत ही जाता वॉशरूम में भाग कर एंड देखता अपने आप को, तो वीजिंग के बाल ऐसे खड़े हो चुके थे। एंड वीजिंग लिप्स देखता है अपने, जो कि वांग जी के किस करने की वजह से ऐसे थोड़े थोड़े फूल से गए थे। एंड देन वहाँ पर वांग जी का सलाइवा लगा हुआ था। वीजिंग ये देखकर बड़ी बड़ी आंखें करता है एंड देन उसे वांग जी का फेस नजर आता है और वीजिंग जो है वो बोलता है हे भगवान कितना कितना शेमलेस बच्चा है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना शेमलेस बच्चा नहीं देखा। और क्या बोल रहा था वो बेड पर मेरे साथ, हाँ मैं इस बच्चे को मार डालूंगा, अगर दोबारा से ये मेरे सामने आया तो छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है गुस्सा करता है, लेकिन कैसे भी करके वो अपने आप को काम डाउन करता है। और काम डाउन करने के बाद वो बोलता है कि हाँ शांत हो जाओ। वीजिंग अपने बालों को ठीक करता है, अपने क्लॉथ को भी ठीक करता है जो कि गिरने